Hello everyone, good evening. Good evening everyone. Hello everyone. Good evening प्राची, एलिजा. एनसीईआरटी रीड करी थी घर जाके? ये बताओ इवोल्यूशन की. बताओ एनसीईआरटी रीड की थी सबने? गुड इवनिंग अमिलिप्सा, वेरी गुड अटेंडेंस मार्क, वेरी गुड. अच्छा टेस्ट के मार्क्स बताओ. सब अब तो सबने दे दिए होंगे टेस्ट. बताओ. ठीक है डोरमी, बताओ टेस्ट के मार्क्स बताओ पहले. बायो में. फटाफट से मार्क्स बताओ बायो के. ठीक है सबने की थी. मार्क्स बताओ मार्क्स. 220 एलिजा. आउट ऑफ 360. अलीजा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी तो. बाकी बताओ. अभिलिप्सा 330 बने हैं. अलीजा कहाँ पे मिस्टेक रहेगी बताओ. कहाँ पे कमी रह गई? 11th में या 12th के पोर्शन से बताओ. हेलो प्रीति. वेरी गुड अभिलिप्सा. वेरी गुड अभिलिप्सा. मैंने नहीं दिया, इन्फॉर्म किया था. चलो ठीक है प्राची, दे देना एक बार. ठीक है टेस्ट को देख तो जरूर लेना. बाकी अलीजा अभिलिप्सा वेरी गुड. ठीक है बहुत अच्छे. चलो. अच्छा एनसीईआरटी सबने रीड कर ली होगी. अब तो बोरिंग नहीं लग रहा ना चैप्टर? बताओ एक कोई भी ऐसी लाइन लगी हो जो तुम्हें समझ ना आई हो. अच्छा अलीजा स्पीड की वजह से. स्पीड देखो अलीजा इंप्रूव करनी पड़ेगी. ठीक है वीडियोस भी अब आपके लिए आते रहेंगे टाइम टू टाइम. ठीक है वहाँ पे मैं आपको स्पीड के लिए भी एक बना के दूंगी. ठीक है. अच्छा प्रीति टेस्ट नहीं दिया. चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं दिया छोड़ना मत, एटलीस्ट क्वेश्चन देख तो लेना. ठीक है. अलीजा लास्ट के 30 क्वेश्चंस क्यों? टाइम. अच्छा टाइम की वजह, स्पीड की वजह से. अलीजा टाइम बढ़ाना पड़ेगा अभी. ठीक है टाइम को इम्प्रूव करना पड़ेगा. हेलो मैम, ये 12th के लिए भी है क्या मैम? मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है. अगर आप करो तो स्टार्ट हो सकता है क्या? हाँ हाँ रीना बिल्कुल कर सकते हो. इवोल्यूशन का अगर पहला लेक्चर देख लिया तो बताओ. गुड इवनिंग शिव. रीना सब हो जाएगा बैलेंस. ठीक है अभी फिलहाल बोर्ड्स को इतना ध्यान मत दो. अपने नीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है अभी. ठीक है. ठीक है प्राची. चलो. पर्सनल मेंटोरशिप तुम्हें पता होगा. अब वो जो ऑफर था तुम्हारा 4000 रुपीज़ वाला वो ख़त्म हो चुका है. ठीक है जिसको अभी भी लेनी हो वो ले सकता है. अब इसका प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ है. ठीक है. इसका जो प्राइस आपको अब मिलेगा वो 5000 रुपीज़ में मिलेगा. आपको इस चीज़ पे पता है आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है. 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है. 30,000 क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं. फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं. तो जिसको लेना हो वो ले सकते हैं. प्लस में आपको प्रीमियम डीपीपी भी पर्सनल मेंटोरशिप वालों को फ्री मिलती है. बाकी सबको परचेज करनी पड़ती है लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के 200 to 250 क्वेश्चन आपको वहाँ प्रैक्टिस कराए जाते हैं. तो जिसको भी लेना हो वो 5000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. ये हमारा इवोल्यूशन का पार्ट 2 है. ठीक है. चलो. स्पीड में कोई बात नहीं अलीजा. ठीक है अभी कोई थोड़ा टाइम में अगर कुछ कमी हो रही है तो अपने आप को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे के चल लो. ठीक है लाइव टेस्ट मत दो, या फिर पहले जो पीडीएफ तुम्हें मिलती होगी शायद, पीडीएफ मिलती है, एक बार थोड़ा टाइम दे के उसको क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने का प्रैक्टिस करो. धीरे 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 आ जाओगे. 1 मिनट ईच क्वेश्चन पे धीरे धीरे आ जाओगे. बायो में तो 1 मिनट से भी कम देना होता है हर क्वेश्चन को. ठीक है. अटेंडेंस मार्क करो सब फटाफट से. पहले अटेंडेंस मार्क करो फिर क्वेश्चन करेंगे. फिर आज हमें ना, आज बहुत सारे टर्म्स हमें करने हैं.
ठीक है, टर्म्स करने हैं, प्लस में एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो हैं, जो कि बहुत ट्रिकी डायग्राम्स में से आते हैं, उनकी ट्रिक्स के साथ हम उसको करेंगे। प्लस में एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट या बोलो जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं वो हमें करने हैं। ठीक है, चलो अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, सी करें स्टार्ट, आगे ना सब चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये ए स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट है। देखो, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिसिम्बली एनारोब्स। इस वर्ड को चाहे काट दो, सिंपली मुझे ऐसे बताओ, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड एनारोब्स। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? फिर सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। बताओ क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर, बताओ। शुभम 360 और 360। देखो शुभम, एक ना चैप्टर के लिए आपको, मैं तो यही कहूंगी कि आपको कम से कम नीट आने आने तक आपको 25 to 30 टाइम्स, कम से कम बता रही हूँ, इतने बार आपका हर चैप्टर हो जाना चाहिए। अब 3 बार तो ना आपका उसी दिन हो जाना चाहिए। जैसे मान लो एक बार क्लास में मैंने कराया, ठीक है, एक बार घर जाके आप करोगे, प्लस उसी दिन थोड़ा 1-2 घंटे बाद या रात को सोते वक्त एक बार चैप्टर को दोबारा रीड करो। फिर उसके बाद आपको पता है एक एक दिन के गैप में आपकी क्लास होती है बायो की, नेक्स्ट डे दोबारा करो। 4-5 बार तो तुम्हारा 2 दिनों के अंदर अंदर रिविजन हो जाएगी। उसके अलावा नीट आने आने तक तुम्हारे कितने ज्यादा टेस्ट होंगे। अभी तुम जब, जैसे तुम अभी टेस्ट सीरीज भी हम लाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी तुम्हें इतने ज्यादा बार तुम खुद ही चले जाओगे, एक बार तुम खुद ही गो थ्रू हो जाओगे, एक ही चैप्टर से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि अभी अभी 30 बार एक चैप्टर को रीड कर दो, धीरे धीरे जाओगे, अपने आप एक एक दिन कर करके होते जाएंगे चैप्टर रिवाइज। लेकिन जितना मैं बोल रही हूँ कि उसी दिन आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है या 2 बार करना है, उतना तो आपको साथ साथ करना ही है। ठीक है, अटेंडेंस लगाते हैं लाइक करके प्रीति, ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब पहले। अटेंड, भावना प्रीवियस वीडियो में कहाँ थे और सबके कमेंट्स कहाँ होते हैं? एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था मैंने टेम्परेचर का, वो भी तुम्हें समझ नहीं आया था 800 वाला। 5 बच्चों के कमेंट से बाकी कहाँ सो जाते हो बताओ? क्लास खत्म होने के बाद सो जाते हो, हाइबरनेशन में चले जाते हो, या क्या करते हो बताओ? क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है फटाफट से, बाकी बताओ फटाफट। जो जो बात कर रहे हैं अभी वो पूछ लो डाउट अपने, बाकी बताओ फटाफट आंसर इसका, आगे भी हमें स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो का, प्रीवियस लेक्चर का ये क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ठीक है शुभम, कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट इवोल्यूशन चैप्टर तो फिर लाइव अटेंड कर लो, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, बताओ फटाफट से, आंसर नहीं पता क्या? तुम तो फिर से हाइबरनेशन एस्टिवेशन में चले गए। चलो छोड़ो, देखो, अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड एनारोब्स। ये तो स्टेटमेंट मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताए थे सबसे पहले हमारे पास क्या होता था। एक सेकेंड, रियाज मैम थोड़ा जूम आउट कर दो, पूरा विजिबल नहीं है। देखो अब ठीक लग रहा है? अच्छा, प्राची कह रही है फोर्थ, अभी लिप्सा कह रही है फोर्थ, डोरमी कह रही है फोर्थ। अच्छा बाकी बताओ, बाकी बताओ। ठीक है, थोड़ी सी आउट ऑफ स्क्रीन होती है ना, मेरी स्क्रीन वहाँ पे बड़ी दिखती है तुम्हें, इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ हो सकता है जूम। ठीक है, चलो देखो, देखो यहाँ पे हाँ सबका आंसर ठीक था, बिलिप्सा डोरामी इनका ठीक था। ठीक है लीजा, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो देखो, अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो अपीयर हुए थे आपके अर्थ पे वो एनारोब्स है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे पहले ना आपके पास एनारोब्स आए थे। ठीक है, एनारोब्स में भी सिंपली अगर आपको एक टर्म मैंने सिंपली बताई थी, पहले आपके पास स्टार्टिंग कीमो हेट्रोट्रॉफिक से हुई थी। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक क्यों होंगे? हेट्रोट्रॉफिक वही होते हैं ना जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मैंने आपको सीक्वेंस भी लिख के बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो वो होते हैं जो कि आपके दूसरों पे डिपेंड करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते। खुद खाना क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको रिलेट करके कह सकती हूँ कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स मेरे पास आए होंगे वो जरूर एनारोब्स ही आए होंगे, जो कि विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं। मेरे पास एरोबिक वाले तो नहीं आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरे पास आ गई ट्रू। फिर लिख रखा है द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वाज द कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है पहले ऑटोट्रॉपिक कौन थे, तो पहले ऑटोट्रॉपिक कौन थे आपके पास? कीमो वाले। कीमो वाले कौन से होते हैं? जो कि आपके पास केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं, है ना। अगर मान लो केमिकल की मैं बात करूं H2S वाले की, तो H2S कभी भी आपके पास ऑक्सीजन तो रिलीज कर नहीं सकता। ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है? हमेशा वाटर के ब्रेकडाउन से। मैंने एग्जांपल ले लिया H2S का, ये तो ऑक्सीजन रिलीज कर नहीं पाएगा। इसका मतलब ये भी मेरे पास स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक आ गई कि जो कीमो ऑटोट्रॉपिक वाले होते हैं मेरे, वो कभी भी ऑक्सीजन रिलीज
नहीं करते, तो मेरे पास दोनों आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ठीक है, रियाज, अलीजा, प्रीति, शिव, अलीजा, ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एविडेंसेस से। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने इवोल्यूशन के बारे में बताया, हमने ऑपरेन हॉल्डन की हमने स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद हमने मिलर का एक्सपेरिमेंट कौन सी ईयर में आया था, फटाफट से कमेंट से बताओ कौन से ईयर में मिलर का एक्सपेरिमेंट आया था, बताओ, तब तक मैं आगे बताती हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, हमने स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पढ़ी थी, बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ी थी। अब बात आती है कि हमें एविडेंस कैसे मिलेगा इवोल्यूशन का, कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि इवोल्यूशन आज की डेट में एक्चुअली हुआ है। तुम कह रहे हो कि पहले हम चिंपैंजी थे, आज हम ह्यूमंस बन गए हैं, तो तुम्हारे पास इस चीज का प्रूफ क्या है। तुम कह रहे हो पहले डायनासोर्स ऐसे थे, अब तुम्हारे थोड़े लाइक फोर पैरों वाले आ गए हैं, तुम्हारे पास इस चीज का प्रूफ क्या है। तो वहां पे अब हम एविडेंस देंगे अपने इवोल्यूशन का कि एक्चुअली इस चीज के प्रूफ क्या है। पहला एविडेंस आता है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, पहला आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। जैसे बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन्कोलॉजी हमने देखी थी, सिमिलरली एक होती है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का सिंपली मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जब हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं उस चीज को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। और पहला एविडेंस यही आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जहां पे हम ये चीज देखेंगे कि किस तरह से आपके पास फॉसिल्स डिपॉजिट हुए हैं और उनको देख के हम पहचानेंगे कि हाँ इस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म आया होगा, इस टाइम पे ये वाला ऑर्गेनिज्म आया होगा। ठीक है, वेरी गुड अलीजा, डोरमी, अभिलिप्सा, शिव, प्राची, ठीक है 1953 में, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या होता है फॉसिल्स, क्या होते हैं फॉसिल्स, आपने सुन भी रखा होगा, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फॉसिल्स आपके पास क्या होते हैं, दीज आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स। जैसे कि मान लो आपकी अगर आपकी मान लो कभी हमने बॉडी को डिकम्पोज करना हो, बॉडी को ऐसे हम मिट्टी वगैरह में सड़ाने के लिए रख दें, तो आपकी सारी चीजें डिकम्पोज हो जाएंगी, लेकिन आपके बोन्स हो गए, आपके टीथ हो गया, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये सब जो भी हार्डेस्ट आपके पार्ट्स होंगे वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो ये हमारे ना एक तरह से फॉसिल्स का रूप ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप ना, अब हम अपने इस एविडेंस में ना हम एक चीज देखेंगे कि हम ना रॉक्स के अंदर अपने फॉसिल्स को स्टडी करने वाले हैं, कि आपके पास रॉक्स किस किस तरह से आपके पास जो है डिपॉजिट हो रही हैं। हम उन रॉक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे और कौन सी रॉक हम वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि रॉक्स भी बहुत तरह की होती हैं। तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी रॉक्स यूज करते हैं अगर हमें फॉसिल्स की स्टडी करनी हो। हम वहां पे यूज करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम वहां पे क्या यूज करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फटाफट से लिख दो कौन सी रॉक्स हम यूज करते हैं, क्वेश्चन आता है इसमें से। प्रीति ये तो मैं लिख के लाई हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे देखो, मैं बोल तो रही हूँ मुंह से, ठीक है, ये मैं लिख के लाई, मैं इसको रब करके दोबारा फ्रेश पेज नहीं ले सकती, समझ आ रहा है तो देखो, मैं रिपीट तो कर ही रही हूँ बाकी साथ साथ। फटाफट से बताओ कौन सा हम रोक यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड, अभिलिप्सा, गणेश, ठीक है, ठीक है, चलो हम यूज करते हैं यहाँ पे अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स को। अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम एक्चुअली इवोल्यूशन को कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे उसका आंसर होता है कि अगर मान लो मैं अपने अर्थ लूँ, मान लो मैंने अर्थ ली, अगर मैं अपने अर्थ के क्रॉस सेक्शन की अच्छे से स्टडी करूँ, क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, अगर मैं पूरे अर्थ की एक लेयर काट के या फिर उसका पूरा एरिया अगर मैं कंसिडर करके अपने इसके बारे में अगर मैं पढ़ूँ, ठीक है, अगर इसके बारे में पढ़ूँ, तो वहां पे ना जैसे कि मान लो मेरा ये एक, मान लो मेरे पास सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इस बारे में आइडिया होगा कि सबसे पहले वर्टेब्रेट्स हमारे पास स्पाइसीज आए थे, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, है ना, सबसे पहले फिशेस आए थे, फिशेस के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद हमारा मैमल्स का जो है इवोल्यूशन हुआ था। आगे आगे भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे पहले आपकी फिशेस आ गई, देन आपके एम्फीबियंस आ गए, देन रेप्टाइल्स आ गए, देन आपके मैमल्स आ गए। अगर मान लो मैं अपना कोई सेडिमेंट्री पत्थर लूँ, मैं अपना रॉक लूँ, मैं उसमें स्टडी करूँ कि सबसे नीचे ना मुझे फिशेस के फॉसिल्स मिल रहे हैं। फिशेस कैसे फॉसिल्स समझते हैं ना, जैसे कि इम्प्रिंट्स, मान लो किसी भी चीज के, मान लो फिश है, फिश का मैं ऐसे उसको किसी मेम्ब्रेन पे ले लो तो उसके इम्प्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ना हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी रेप्टाइल वगैरह के हमें क्या होते हैं, उसके इम्प्रिंट्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व करा इस सेडिमेंट्री रॉक, मैंने देखा फिशेस के जो फॉसिल्स है सबसे मुझे नीचे मिल रहे हैं, फिर मुझे मिल रहे हैं एम्फीबियंस के, फिर मुझे मिल रहे हैं रेप्टाइल्स के, और लास्ट में मुझे मिल रहे हैं मैमल्स के। इसका मतलब अब यहाँ से ना इंपॉर्टेंस होती है कि पैलेंटोलॉजिकल हमने एक एविडेंस दिया, इस चीज का फायदा क्या क्या हुआ, हमने ऐसा क्यों, इसके बारे में हमने यही वाला एविडेंस क्यों लिया। तो इसकी इंपॉर्टेंस में पहला इंपॉर्टेंस आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम अपने ना इस वाले एविडेंस से ना टाइम स्केल पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पुराना वाला फॉसिल होगा ना वो होगा सबसे नीचे, जो उससे थोड़ा नया होगा वो होगा ऊपर, और जो सबसे नया फॉसिल होता है वो सबसे होता है हमारा सबसे ज्यादा ऊपर। तो इस तरीके से ना अगर हम ये वाला एविडेंस के अकॉर्डिंग हम अपने इवोल्यूशन को स्टडी करें तो वहां पे हम ये चीज तो एटलीस्ट पता लगा सकते हैं कि पहले कौन सा आया होगा, दूसरा कौन सा आया होगा, या फिर हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रेश फॉसिल कौन सा, या फिर अभी अभी कौन मरा है, हम इस बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितनी वेरिएशन रखते हैं। जैसे कि रेप्टाइल और एम्फीबियन का फॉसिल हमें सेम तो मिलेगा नहीं, थोड़ी बहुत तो उनमें, थोड़ा बहुत तो हमें उनमें डिफरेंस लगेगा ना। तो
हम अपने इस एविडेंस के थ्रू हम क्या ये भी चीज स्टडी कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हद तक, कितने डिग्री तक वो वेरी करते हैं दूसरे से। फिर इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस आती है कि कौन सी स्पीशीज कब एक्सटिंक्ट हुई है। कहने का मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैमल जो था मुझे सबसे ऊपर ऊपर मिल गया, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि मैमल्स अभी भी प्रेजेंट है, सारे मैमल्स खत्म नहीं हुए, मैमल्स अभी अभी मरे हैं। अगर मैं बोलूँ फिशेज का सबसे मुझे नीचे मिल रहा है, तो दैट मीन्स मैं ये भी चीज कह सकती हूँ कि फिशेज जो है मेरे पास वो सबसे पहले मरी थी, या फिर फिशेज का जो फॉसिल है वो सबसे ज्यादा पुराना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंस आपके रखते हैं किस चीज में, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में भी, कि हम इनको बेसिकली कहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ? बताओ फिर मैं अपना डायग्राम बताऊंगी, इसको एनसीईआरटी से रीड करेंगे पहले हम, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? अटेंडेंस मार्क करी सबने? बताओ सब। ठीक है, अभिलिप्सा, लीजा, गणेश, डोरामी, गणेश वेरी गुड, आज लाइव आए हो ना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म इंडीड हैज टेकन प्लेस हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। बहुत जगह से हम इसको देख सकते हैं। फॉसिल्स क्या होता है, रिमेन्स होते हैं, हार्ड पार्ट्स के हमको पता है। रॉक्स जो होती है बेसिकली सेडिमेंट्स बनाते हैं, दैट मींस लेयर्स बना के चलती है हमारी जो रॉक्स होती हैं। एंड क्रॉस सेक्शन जब हम अपने अर्थ का देखेंगे तो उससे हमें क्या चीज पता चलती है, इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स हमें पता चलती है। डिफरेंट एज रॉक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि मरे थे थोड़े टाइम पहले, हम इस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। कुछ जो है हमें आज के ऑर्गेनिज्म से भी मिलते जुलते, हमें फॉसिल्स वगैरह आज के टाइम पे भी हमें मिलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को। उसका बेस्ट एग्जांपल आता है डायनासोर। डायनासोर जो है बेस्ट एग्जांपल माना जाता है आपके पास एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स में से, ठीक है? फिर लिख रखे हैं अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स अ जियोलॉजिकल पीरियड। अभी आपको बताया जियोलॉजिकल हमें पीरियड पता चल जाता है कि एक्चुअली ये वाला जो फॉसिल है वो कितने टाइम पुराना एग्जिस्ट करता था। बेसिक हम एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना। चलो मैं प्रॉपर नहीं कह सकती ये 10 साल पहले मरा है, 11 साल पहले मरा है, बट मैं एक आइडिया तो लगा सकती हूँ ना, ठीक है? द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स, हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ है राइजन इन डिफरेंट हिस्ट्री ऑन, ये हम पता लगा लेंगे। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर आता है नेक्स्ट, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ मेरे साथ साथ लर्न करते हुए चलना है। अभी लर्न करोगे तो ठीक है, घर जाके करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे ना ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हमें शो करता है किस बारे में, ये डायग्राम हमें शो कर रहा है यहाँ पे कि डायनासोर्स का इवोल्यूशन बेसिकली कैसे हुआ है। डायनासोर के इवोल्यूशन को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अभी आपको लास्ट में ट्रिक में बताऊंगी कैसे आपको लर्न करना है, पहले समझ लो, ठीक है? देखो सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रैंकियोसोर्स। ये ब्रैंकियोसोर ना ऊपर धीरे धीरे हम जैसे जाएंगे हमारे पास इसका डायनासोर का इवोल्यूशन हमें यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आए ना आपके पास कि सबसे एंसेस्टर आप क्या बोलोगे, किसी भी डायनासोर का एंसेस्टर का क्वेश्चन आए तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए ब्रैंकियोसोरस। आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए कि इनका जो एंसेस्टर है वो ये होता है। ब्रैंकियोसोर से आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रैंकियोसोर से आपके पास इवॉल्व होता है टायरानोसोर, ठीक है? ब्रैंकियोसोर से कौन इवॉल्व होता है, टायरानोसोर इवॉल्व होता है। सिंपली लर्न कर सकते हो बीटी से, बीटी कॉटन हमने पढ़ा था, बीटी से इसको लर्न कर सकते हो कि ब्रैंकियोसोर से हमारे पास क्या राइज होता है, टायरानोसोर का। सिमिलरली ब्रैंकियोसोर के बाद आपके पास आता है स्टिगोसोर, और स्टिगोसोर से आपके पास कौन आता है, ट्राइसेरोटॉप्स। अभी ट्रिक पे बताऊंगी, फिलहाल समझ लो सिर्फ कि किस चीज से क्या चीज इवॉल्व होती है, ठीक है? अब क्या होता है ना, अब हम पहले पढ़ते हैं एक एक करके, हम इसकी चीजें पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले देखो आपके पास ब्रैंकियोसोर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या क्या होती है। देखो ब्रैंकियोसोर जो होता है ना ये कैसा होता है, क्वाड्रपल होता है। क्वाड्रपल मतलब ये चार पैर, अब दिख रहे हैं ना आपको, ये चार पैरों पे चलता है। क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रपल कौन होता है, और ये हमको नहीं मारेगा। कभी आपके सामने ये आ भी जाए, आएगा तो नहीं, वैसे एग्जांपल दे रहे हो, तो कभी ऐसा हो भी जाए तो ये कार्निवोर नहीं है, ये एक हर्बीवोर है। ये हमको नुकसान कभी नहीं पहुंचाता, ये एक टाइप का हर्बीवोर है। इसमें से मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर में से एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी मैं तुम्हें 2013-16 का भी क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है? तो आउट ऑफ सिलेबस इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ मत देना। जो मैं बता रही हूँ एटलीस्ट उतना सबको करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे टायरानोसोर की हम बात करते हैं। टायरानोसोर जो है वो बाइपीडल है। कैसा है, बाइपीडल, दैट मींस वो दो पैरों की हेल्प से चलता है। और ये जो है एग्जाम्पल माना जाता है कार्निवोर का, ठीक है? ये कार्निवोर है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ब्रैंकियोसोर आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर बात आती है स्टिगोसोर्स की, ठीक है? स्टिगोसोर्स जो होते हैं हमारे बेसिकली, इसको आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि लड़के होते हैं वो स्पाइक्स वगैरह बना के रखते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जहाँ पे आपको एक से स्पाइक्स कुछ टाइप के दिखे तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टिगोसोर्स। नीट में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम दे देंगे, कहेंगे आइडेंटिफाई दिस। तो आइडेंटिफाई अगर क्लियर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आपको वहाँ पे चीजें पहचाननी पड़ेगी कि मेरे से किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद देखो आर्क्योप्टेरिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरे पास आर्क्योप्टेरिक्स होता है ये एक तरह का मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक बोलूं या फिर मैं इसको कनेक्टिंग लिंक बोलूं। जैसे अगर तुम्हें याद हो, तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, यूग्लिना जो होता है मेरे पास प्लांट्स एनिमल्स का लिंक होता है, मींस कनेक्टिंग लिंक होता है।
सिमिलरली जो मेरे पास आर्क्योप्टेरिक्स होता है ये भी मिसिंग लिंक या फिर कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में। एव्स सबको पता है, एनिमल किंगडम सबने पढ़ा है, बर्ड्स को हम कहते हैं। तो रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में जो मिसिंग लिंक है कौन होता है, फटाफट से कमेंट्स में लिखो, उसका नाम क्या है। वेरी फेमस क्वेश्चन कि आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है वो मिसिंग लिंक का काम करता है। एव्स कैसे, जैसे देखो एव्स की क्या होती है, बीक होती है, विंग्स होते हैं, तो इसी तरीके से ना आर्क्योप्टेरिक्स के पास भी विंग्स है। तो हम कह सकते हैं एव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसने ऐसे शो कर दी। रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसे कि ये तरह ना एक तरह से ऐसे पैरों पे चलता है, तो जैसे रेप्टाइल्स चलते हैं इसी तरीके से आपका आर्क्योप्टेरिक्स चलता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है। ठीक है, फटाफट से कमेंट से बताओ मुझे इसका आंसर। फिर आता है उसके बाद टेरोनोडन, अभी लास्ट में सीक्वेंस ही बताऊंगी, सीक्वेंस की ट्रिक आपको पता चल जाएगी। फिर आता है हमारा टेरोनोडन। टेरोनोडन कैसा होता है, ये एक तरह से फ्लाइंग रेप्टाइल है, देखो उड़ता हुआ दिख रहा है ना आपको। अब आपको ये पहचाना खुद आना चाहिए कि आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे आइडेंटिफाई इसको करोगे। ये उड़ता हुआ रेप्टाइल होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, टायरानोसोर मैंने आपको बता दिया। फिर आता है ट्राइसेरोटॉप्स, नाम से पता चल रहा है ट्राई, दैट मींस इसके पास 3 होंड, ऐसे 3 होंड मतलब इसके दिख रहे हैं ना आपको, इसके पास 3 होंड आपको जो है फेस इसका होता है। और ये भी क्या होता है, आपके पास एक हर्बीवोर माना जाता है। कार्निवोर सिर्फ और सिर्फ आपका टायरानोसोर है, आपके पास बाकी चीजें जो है आपके पास सारी की सारी कैसी हैं, हर्बीवोर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये भी आपके पास स्टिगोसोर्स भी कैसा होता है, आपके पास हर्बीवोर होता है। क्लियर, समझ में आ गया, बताओ। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में देखो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ डायग्राम जब देखो तो लास्ट में ये लाइन जरूर पढ़ लिया करो। यहाँ पे लाइन लिख रखी है, अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट्स ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। अगर आपके पास अब ये वाला क्वेश्चन आ गया कि डायनासोर के आप काउंटर पार्ट्स का नाम बताओ, ठीक है, काउंटर पार्ट्स का आप नाम बताओ डायनासोर्स का क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाइन अधिकतर सब छोड़ देते हैं, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम रह जाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से इसको लर्न कर लेना। ठीक है, अब बात आती है ट्रिक की। ट्रिक तुम्हें कैसे याद करनी है, BSACP टायरानोसोर आपका ट्रिक। ठीक है, अब ट्रिक तुम्हें हंसी भी आ सकती है, तुमने खुद ट्रिक बनानी है तो बना लेना, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। तुम कर सकते हो ऐसे कि बस में ACP, पता है ना एसी प्रद्युमन साहब CID वगैरह में देखते होगे, तो कैसे कर सकते हो, बस में ACP सर चढ़े और वो टायर को ठीक करने की ट्रिक बता रहे थे, बस के टायर की ट्रिक बता रहे थे। ठीक है, बस में ACP सर चढ़े टायर और वो टायर को ठीक करने की ट्रिक बता रहे थे, इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अब यहाँ से ना इससे आपकी सीक्वेंस भी सॉल्व हो जाएगी कि पहले आपके पास आए ब्रैंकियोसोर्स, फिर उसके बाद आपके पास आई ये वाले आपके स्टिगोसोर्स। ठीक है, स्टिगोसोर्स के बाद आपके पास यहाँ पे कौन से आए थे, आर्क्योप्टेरिक्स। फिर उसके बाद आए आपके पास क्रोकोडाइल्स, पी से रिप्रेजेंट करता है आपका ये टेरोनोडन, टायर से रिप्रेजेंट करेगा आपका यहाँ पे ये वाला जो टायरानोसोर, और टायरानोसोर के बाद आपके पास आइए ट्राइसेरोटॉप्स। ठीक है, इससे आपको लर्न हो जाएगा। कभी कभी ना इसकी सीक्वेंस आती है क्वेश्चन की डायरेक्टली कि सीक्वेंस बताओ, पहले कौन आया फिर कौन आया फिर कौन आया, तो सीक्वेंस का अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें इस ट्रिक से इसको लर्न करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया, बहुत ही गंदा घिचपिच हो गया। ठीक है, बताओ एक बार समझ में आया तो मुझे फटाफट से थम्स अप दे दो, फायर दे दो, हार्ट दे दो, जो देना दे दो फटाफट से। बताओ सारी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से। ये क्वेश्चन आता है, ट्रिक लर्न कर लेना, आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है डायग्राम। ठीक है, मिसिंग लिंक वाला जरूर याद करना। ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सी। अब ये वाला जो आपके पास डायग्राम है ना, ये ऑल दो आपका डायग्राम जो है प्लांट इवोल्यूशन में आएगा, जब अभी हम आगे जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अब मैं थोड़ा दोबारा तो लिख के नहीं लाई, यहीं पे समझ लो। ठीक है, इस आगे वाले डायग्राम को मत ध्यान देना, जितनी मैं चीज बता रही हूँ वही करना, बाकी ये डायग्राम आपका आगे आएगा। फिलहाल समझ के चलो। देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आपके पास एराज होते हैं, इपॉक्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपको बताया था सबसे बड़े हमारे एरा होते हैं, फिर हमारे पीरियड होते हैं, लास्ट में हमारे पास इपॉक आते हैं। ठीक है, अब एरा का एग्जांपल आपके पास सबसे पहले आता है आपके पास पेलोजोइक, फिर आता है मीजोजोइक, फिर आता है सीनोजोइक। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। ठीक है, पहले आता है पीलोजोइक, क्वेश्चन आ सकता है, पहले पीलोजोइक आता है, फिर मीजोजोइक आता है और फिर हमारे पास सीनोजोइक आता है। ये नाम है हमारे पास एरा के। फिर क्वेश्चन आता है पीरियड्स का। पीरियड्स हमारे पास इसके पीरियड्स एग्जांपल आते हैं सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक। अभी इस सीक्वेंस को लर्न मत करना, सिंपल जो जो चीजें बताऊंगी वही करना, सीक्वेंस जब आएगी ट्रिक मैं उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, अभी फिलहाल सिर्फ समझ के चलना। ठीक है, अभी इसके इनको लर्न करने मत बैठ जाना, सिल्यूरियन डेवोनियन वगैरह को। ठीक है, तो क्या है सिल्यूरियन डेवोनियन, ये सब मुझे दे रखे हैं कुछ मेरे को पीरियड्स। अब आपको इस वाले डायग्राम में, या फिर मैं अगर बोलूँ अगर फॉसिल से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इससे भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है फॉसिल के बारे में। आपको यहाँ पे क्या चीज याद करनी है, सबसे पहले तो ये देखो डेवोनियन। डेवोनियन से आपको याद करना है फिशेस, कि अगर आपके अब कहते हैं ना क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि एज ऑफ फिशेस को आप कौन सा पीरियड दोगे, पीरियड पूछ लेंगे कौन सा पीरियड आपके पास फिशेस का, तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए डेवोनियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे तुमने ऑक्टोपस का नाम पढ़ा होगा डेविल फिश,
तो वहां से याद कर सकते हो डेवोनियन जो होती है फिशेस की एज मानी जाती है। अगर अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आए कि तुम्हारे पास एज जो है एम्फीबियंस की एज तुम्हारे पास क्या होगी, तो तुम्हारा वहां पे आंसर होना चाहिए कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस का दूसरा नाम मिसिसिपियंस भी होता है, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट याद कर लेना थोड़ा सा। कार्बोनीफेरस जो होता है आपके पास पीरियड माना जाता है, किसका माना जाता है, एम्फीबियंस का, ठीक है। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आए, अब आपके पास ना क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि मीजोजोइक में आपके पास कितने पीरियड्स आपके पास आते हैं। अब देखो मीजोजोइक के अंदर आपको क्रिटेशियस दे रखा है, जुरासिक दे रखा है और ट्राइसिक दे रखा है। तो आप यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि आपको एक एरा के अंदर 3 या फिर 2 या फिर 4 से ज्यादा भी आपको पीरियड मिल सकते हैं। एक एरा के अंदर हमें मल्टीपल पीरियड्स मिल सकते हैं। कौन से होते हैं नेक्स्ट हम इसको प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही समझ लो, ठीक है। अब आती है बात कि हमारे पास जो है ना एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये जो मीजोजोइक वाला आपको एरा दिख रहा है ना, ये माना जाता है आपके पास, इससे क्वेश्चन आता है कि आपके पास एरा कौन सा है रेप्टाइल्स का, तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए मीजोजोइक। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एरा जो है रेप्टाइल्स का कौन सा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मीजोजोइक। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपके पास एरा जो है हमारा मैमल्स का या फिर हम मैन का सिंपली बोले तो हमारे पास एरा जो है हमारा कौन सा एरा माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सीनोजोइक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुरासिक, जुरासिक पार्क सबने सुना होगा, वहां पे आपको डायनासोर की वगैरह वो दिखती होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वहां पे जुरासिक मान सकते हो। अगर क्वेश्चन आए एज ऑफ डायनासोर, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए जुरासिक। और क्रिटेशियस वाले पीरियड में आपके पास जो इससे ऊपर है, क्रिटेशियस में आपके पास डायनासोर जो थे वो खत्म हो चुके थे। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि राइज ऑफ मैमल्स, कि मैमल्स कब आए थे सबसे पहली बार, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे टर्शरी वाले पीरियड में। फिर अगर क्वेश्चन आए कि मैन कब आया था, इंसान कब आए थे सबसे पहले, तो आपका आंसर होना चाहिए क्वार्टरनरी वाले पीरियड में, ठीक है। ये डायग्राम से इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्या याद करना है आपको, डिवोनियन एज ऑफ फिशेस क्या होते हैं, डेवोनियन होते हैं, डेविल फिश से याद कर सकते हो। एज ऑफ एम्फीबियंस अगर पूछे तो आप यहाँ पे बोलोगे कार्बोनिफेरस। अगर आपसे पूछा जाए कि एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा एरा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मीजोजोइक। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एरा मैमल्स का कौन सा, तो आपके पास आंसर होना चाहिए सीनोजोइक में। सीनोजोइक में भी कौन से, टर्शरी क्वार्टरनरी, टर्शरी में मैमल्स आते हैं, क्वार्टरनरी में मैन वगैरह आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद देखो हेलोसीन, देखो आपके ना हेलोसीन होता है, प्लाइस्टोसीन होता है। आपकी 2013 में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है शायद, पता नहीं ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हेलोसीन और उसके बारे में। हेलोसीन हो गया, प्लाइस्टोसीन हो गया, ये हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं इपॉक्स के। यहाँ पे इपॉक में सिर्फ आपको एक ही का एग्जाम्पल याद करना है, हेलोसीन का। हेलोसीन जो होता है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि मेन का इपॉक क्या है, इंसान जो होता है वो कौन से इपॉक से बिलोंग करते हैं, तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए होलोसीन। हेलोसीन बोलो कुछ बोलो, आपका वहां पे आंसर होना चाहिए होलोसीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस डायग्राम में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, कुछ ना समझ आया हो तो फटाफट से पूछ लो, बाकी ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन एबंडेंट में रहता है और एम्फीबियंस के भी लार्जेस्ट नंबर है, एम्फीबियन के लार्जेस्ट नंबर है। वो अभी वो आपका इकोलॉजी वाले चैप्टर में आएगा विलिप्सा की मेन प्रपोर्शन किसका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हुआ, डायग्राम में जितना बताया उतना ही करना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन आए, चलो अगर लर्न होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तुमसे, फिर हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एविडेंस आ जाएगा। सेकेंड टाइप हेलोसीन, देखो हेलोसीन जो होता है ना शिव, आपके पास क्या होता है, ये माना जाता है आपके पास एज ऑफ मैन। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि जो मैन होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो कौन से आपके जो हैं उससे बिलोंग करते हैं, आपके पास कौन से इपॉक से बिलोंग करते हैं, पता है ना, एरा होता है, फिर पीरियड होता है, फिर उससे सबसे छोटा जो होता है आपके पास इपॉक माना जाता है। तो होलोसीन बस नाम है उस इपॉक का, क्लियर। कार्बोनिफेरस को याद रखने, अच्छा, कार्बन एबंडेंट, अच्छा, वेरी गुड अभिलिप्सा, वेरी क्रिएटिव। चलो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस की, कि सेकंड सबूत आप क्या दोगे, सबूत हमें देने हैं, कोर्ट में हम खड़े हैं, एक तरह से आपको सबूत देना है। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजिकल, नाम आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास सेकंड एविडेंस कौन सा है, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजिकल वाला। ये किसने दिया था, पहली बात तो अर्नस्ट हक्कल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नस्ट हक्कल ने दिया था। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे कुछ लर्न नहीं होगा, सारे आपको पीरियड्स जो भी ईयर्स वगैरह है वो भी याद रखने हैं, साइंटिस्ट के नाम भी याद करने, तो शॉर्ट नोट्स इसके बना के सर मुझे भेज देना, ठीक है। ये इसने बेसिकली अर्नस्ट हक्कल ने क्या बोला था, अर्नस्ट हक्कल ने, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अर्नस्ट हक्कल ने ना क्या किया था, बहुत सारे एम्ब्रियोज के बारे में स्टडी की थी। कि इसने क्या करा, आप इसने बोला कि ना आप एक काम करो, बहुत सारे एम्ब्रियोज लाओ पकड़ के और उन एम्ब्रियोज को ना स्टडी कर लो, और आपको ना जिन अगर मान लो आपको एम्ब्रियो के बीच में कुछ सिमिलरिटीज दिखी ना, इसका मतलब उसने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि अगर मुझे एम्ब्रियोज के अंदर मुझे सिमिलरिटी दिख गई तो दैट मींस उनका जो एंसेस्टर है वो सभी का सेम है। ऐसा अर्नस्ट हक्कल ने बोला था कि सर्टेन फीचर उसने एम्ब्रियोनिक में उसने देखा कि सभी वर्टेब्रेट्स के अंदर सारी फीचर सेम है, जो कि एडल्ट में नहीं है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, गिल स्लिट के बारे में अभी देखेंगे। फिलहाल अर्नस्ट हक्कल ने क्या बोला कि सारे एम्ब्रियो के बीच में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि एडल्ट में नहीं मिलते, लेकिन सभी एम्ब्रियोनल स्टेज में मिलते हैं, ये बोला अर्नस्ट हक्कल ने। फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टेब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव अ रो ऑफ
वेस्टिजियल गिल स्लेट। आपने एनिमल किंगडम में कॉर्डेस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी, वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ये भी थी, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लेट, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लेट। सबको याद है? वो अपराजिता ने पढ़ाया होगा, ठीक है? तो आपको वहाँ पे याद होगा। तो क्या होता है, मेरे पास एम्ब्रियो जो होते हैं, अगर हम सभी वर्टेब्रेट्स के देखें, फिशेस वगैरह के देखें, मैमल्स के देखें, तो हमें ना पहले के टाइम पे भी क्या होता था, हमें कुछ गिल स्लिट्स मिलती थी। जब भी कोई एम्ब्रियो होता था तो हमें गिल स्लिट्स की वहाँ पे प्रेजेंस दिखती थी, है ना? बट और कहाँ मिलती थी? पीछे, हमें हेड के पीछे मिलती थी। लेकिन ये फंक्शनल ऑर्गन तो सिर्फ फिशेस के अंदर है ना। हम बड़े बड़े हुए, मेरे ऊपर तो मैं गिल स्लिट्स दिख रहे हैं। अगर मैं गिल स्लिट्स मुझे मेरे ऊपर दिख रहे होते, मैं तो तैर रही होती वहाँ पानी में जाके, ठीक है? तो क्या होता है, जो फिशेस, लेकिन हमें मिलते सबके अंदर है, लेकिन हमें जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गन तो सिर्फ और सिर्फ ये फिशेस में ही रहता है ना, हमारे अंदर तो नहीं होता। तो इसी थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल अर्स्ट वॉन बेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिसने डिसअप्रूव करा कि इस वाले एविडेंस को, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए कार्ल अर्स्ट वॉन बेयर। उन्होंने बोला कि जो एम्ब्रियोज होते हैं वो कभी भी पास नहीं करते एडल्ट स्टेजेस दूसरे एनिमल की। अब मैंने बोला फिशेस की एडल्ट स्टेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने बोला गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके पास जो फंक्शनल होते हैं वो सिर्फ किस में रहते हैं, एडल्ट स्टेज फिशेस में रहते हैं। तो कर्न वॉस जो आपके पास जबले साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी, ऐसा अपने पूरे हमारे अर्थ पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता जो कि किसी दूसरे एनिमल की एडल्ट स्टेज से पास करे। इसने ऐसा बोला, इन साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था, ठीक है? क्लियर हुआ इन साइंटिस्ट ने क्या बोला था? बताओ, क्लियर हुआ? ये था आपके पास एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो कि आपके पास सेकंड एविडेंस था, जो कि दिया किसने था? अर्न्स्ट हक्कल ने दिया था। लेकिन इसको डिसअप्रूव किसने कर दिया? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। क्या कह के? उन्होंने क्या मेन लाइन बोली कि जो एम्ब्रियोज होते हैं वो कभी भी एडल्ट स्टेज दूसरे एनिमल्स के एडल्ट स्टेज से पास कर ही नहीं सकते। अगर ये फिशेस के अंदर आके काम करती है गिल स्लेट्स, तो फिशेस के अंदर ही रहेंगी। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं करी वो करके जाएंगे। बाकी हर्ष सर, रियाज सर, अलीजा मैम, अच्छा अलीजा ने किया था, शिव सर, अनीश सर, कमेंट्स करके जाना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ एम्ब्रियोलॉजिकल का। देखो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेमालियन एम्ब्रियो जो होते हैं वो सबसे पहले आपके पास ना फिशेस के, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, पहले फिश थे, एम्फीबियन की तरह दिखने लगे, फिर हमें एम्ब्रियो, फिर हमें बाद में जाके रेप्टाइल्स वगैरह के दिखने लगे, है ना? तो आपके पास जो मेमेलियन का, जो आपके पास किसी भी अगर हम मेमल का एम्ब्रियो देखेंगे तो पहले हमें मेमल का एम्ब्रियो एक तरह फिश की तरह दिखता था, फिर हमें एम्फीबियन की तरह दिखने लगा, फिर हमें रेप्टाइल की तरह दिखने लग गया। अभी ऊपर ही बताया था ना, पहले फिशेस आई, फिर एम्फीबियंस आया, फिर रेप्टाइल्स आई। वहीं से आपको लर्न हो जाएगा, फार से लर्न कर सकते हो, ठीक है? फिर सेकंड इसका सपोर्ट आता है हमारे पास एम्ब्रियो का, ठीक है? एम्ब्रियो में क्या आता है, जैसे कि मान लो हमारे पास वही देखो, फेरेंजियल गिल स्लिट का एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सिंपल सा। रेप्टाइल्स में देखें, बर्ड्स में देखें, मैमल्स में देखें, तो उनके अंदर हमें क्या मिलती थी? गिल स्लिट्स मिलती थी। लेकिन आगे जाके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये कार्ल अर्स्ट वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो सी, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या लिख रखा है, मैंने आपको डायग्राम दे रखा है, ये देखो, ये आपको दिखा रखा है सबसे ऊपर, ये डायग्राम दिखा रखा है फिशेस के एम्ब्रियो का, फिर दिखा रखा है उसके बाद आपको सैलामांडर्स का, फिर दिखा रखा है टॉर्टोइस का, फिर चिक्स बर्ड का, फिर उसके बाद कार्प का, और उसके बाद लास्ट में दिखा रखा है ह्यूमंस का। यहाँ पे आपको बस इस डायग्राम से आपको इतना ही समझना है कि पहले आपका जो एम्ब्रियो था पहले इस तरीके से दिखता था, फिर आपका एम्ब्रियो ये देखो किस तरीके से, मतलब फिशेस और इनका एम्ब्रियो देखो किस तरह से इवॉल्व हो के आपका एम्ब्रियो जो हमारा ह्यूमन एम्ब्रियो है वो बन चुका है। तो यहाँ से बस इवोल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। फिर एक टर्म आती है एटेविज्म। एटेविज्म क्या होता है, जैसे कि सिंपल बताऊं, कोई ऐसी फीचर, मान लो मैंने बोला कोई ऐसी फीचर आज के टाइम पे हमारे अंदर, जैसे कि ना टेल बताती हूँ, कभी कभी ना कुछ बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं जिनके अंदर टेल भी इवन आ जाती है, ठीक है? अब टेल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बहुत पुराने एंसेस्टर्स की, लेकिन अगर वो फीचर हमारे आज के टाइम पे, अगर हमें प्रोग्रेसिवली पहले वाली फीचर्स अगर हमें आज के टाइम पे किसी की भी दिखने लग जाए, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एटेविज्म। पीवाईक्यू से क्वेश्चन, एटेविज्म क्या होता है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट पीवाईक्यू से क्वेश्चन है, तो एटेविज्म याद करना। अगर कोई भी पुरानी वाली फीचर आज के टाइम पे किसी इंडिविजुअल में दिखने लग जाती है, उसको हम कहते हैं एटेविज्म, ठीक है? फिर उसके बाद आता है बायोजेनिक लो। अर्न्स्ट हक्कल ने ना, अर्न्स्ट हक्कल ने आपके पास जबली एक उसने नाम दिया था, एक डेफिनेशन दी थी, ओंटोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। कहने का मतलब है, इस वाली का सिर्फ मतलब यही था, ओंटोजनी का मतलब कि अगर आप कभी भी अलीजा मैं भी करती हूँ, बस एक ये बता दूं, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, बायोजेनिक लॉ में यही था कि ओंटोजनी की अगर हम किसी भी एम्ब्रियो के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो अगर आप किसी भी एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हो, उससे हम फाइलोजेनी, दैट मींस आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसी के भी जान सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम की यहाँ बताया था कि अगर मान लो मैं फिशेज, यहाँ पे फिशेज के एम्ब्रियो की स्टडी करूँ, सैलामांडर्स के एम्ब्रियो की स्टडी करूँ, चिक्स वालों की स्टडी करूँ, तो उससे मुझे अपना इवोल्यूशन पता लग जाएगा। तभी वहाँ पे लाइन लिखी हुई है ओंटोजनी रिकैपिचुलेट्स योर फाइलोजेनी, ठीक है? अलीजा क्या रिपीट करना है, मैंने क्या बताया था? अलीजा ये डायग्राम बताना है, बताओ बताओ। क्लियर हो गया? पहले इतना बताओ, फिर हम थर्ड एविडेंस पे करेंगे सीधा, थर्ड एविडेंस करेंगे, बताओ। मेरा बोल बोल के गला खराब हो जाता है क्लास के बाद, लेकिन तुम कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते।
टेस्ट नहीं देते। बताओ। ठीक है, अलीजा डाउट, अच्छा एटेविज्म, अच्छा ठीक है। एटेविज्म देखो अलीजा क्या होता है, जैसे मैंने आपको टेल का एग्जांपल दिया, जैसे कि पुराने टाइम पे टेल सबको पता आती थी, क्योंकि टेल उनको चाहिए होती थी, क्योंकि जितने भी चार पैरों वाले वो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको टेल चाहिए होती थी। लेकिन लेकिन ना अब क्या था, कभी कभी क्या होता है किसी एम्ब्रियो के पास टेल आज भी आ जाती है, किसी कोई बच्चा होता है तो वहाँ पे टेल आ जाती है। ठीक है, और वही इसी प्रॉपर्टी को जब कोई लाइक पुरानी फीचर, जब कोई पुराना एंसेस्टर्स की कोई फीचर अगर हमारे पास आज के टाइम पे अगर हमें दिखने मिल जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एटेविज्म। क्लियर हुआ अलीजा? ठीक है, चलो थर्ड एविडेंस पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। कि आप मॉर्फोलॉजिकल सबको पता है बाहर से देख के, एनाटॉमिकल सबको पता है जो आपके इंटरनल फीचर्स होते हैं, उस बेसिस पे अब आप क्या एविडेंस दोगे, क्या आप सबूत दोगे। ठीक है, पहला इसमें सबूत आता है आपके पास होमोलोगस ऑर्गन्स का। होमोलोगस ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे तुम अपने वहाँ पे कर सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर सकते हो, इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है होमोलोगस और एनालॉगस से। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स आपके पास क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका आपके पास क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन उनका अलग अलग होता है। जैसे कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हो क्या लिख रखा है, सच सिमिलरिटीज कैन बी अंडरस्टैंडेड फॉर एन एग्जांपल। अब एग्जांपल देखते हैं होमोलोगस का, वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन। अब आपने ह्यूमन की अगर आपने लोकोमोशन वाला चैप्टर शायद आपने अभी तो नहीं पढ़ा, आपको पता होगा हमारे फोरलिम्स के पास क्या क्या होता है, ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, आगे फेरेंजिस होती हैं। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स ना हम जो है वेल के अंदर भी, बैट्स के अंदर भी, चीता के अंदर भी और हमारे अंदर तो है ही, हम कुछ ना ऐसी फीचर्स जो है हमें इन सब के अंदर हमें ऐसी फीचर्स देखी थी लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेल्स के अंदर, वेल्स के अंदर जो फोरलिम्स प्रेजेंट होती है वो किस लिए होती है, स्विमिंग करने के लिए। बैट्स के अंदर किस लिए होती है, उड़ने के लिए। चीता के लिए किसके अंदर होती है, भागने के लिए। और हमारे अंदर किस लिए होती है, पकड़ने वगैरह, हमारे हम सबको अपना काम पता है। तो इनका फंक्शन सबका अलग अलग हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर जो है हमारे अंदर अपने फोरलिम्ब का सबके अंदर, इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि आप क्या एग्जांपल दोगे होमोलोगस ऑर्गन्स का, तो आपका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आता है वेल्स, बैट, चीता में। आपको सिमिलरिटीज दिखती है बोन्स में, फोरलिम्स की बोन्स में। दो these फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हेंस दे हैव द सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। वही स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, एनाटॉमिकल अंदरूनी इंटरनल स्ट्रक्चर सबका सेम है। ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, अभी आप लोकोमोशन वाले चैप्टर में बोन्स पढ़ोगे इस बारे में। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, वही बात कही रखी है। ठीक है, hence in these animals the same structure developed from different radiation due to adaptations of different needs. This is called divergent evolution. Divergent evolution कहने का मतलब divergent समझते हो, जैसे कि तुम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, जो एक जगह से बाकी जगहों पे फैलता है। तो इसी तरीके से आप होमोलोगस में कह सकते हो कि आपके पास ओरिजिन एक होता है लेकिन उससे आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सा इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए डाइवर्जेंट। एचडी से याद कर सकते हो, होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एनालॉगस वाले कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल समझो डाइवर्जेंट कैसे, कि ओरिजिन एक होता है, उस ओरिजिन से आपको मल्टीपल ऑर्गन्स, यहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है लेकिन हमें स्ट्रक्चर सबका जो है वो सेम मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल होमोलॉगी का क्या दोगे आप यहाँ पे, वर्टेब्रेट, हार्ट और ब्रेन्स। जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हार्ट और जो ब्रेन्स है वो भी आपके पास एग्जाम्पल माना जाता है होमोलोगस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है होमोलॉगी जो होता है वो क्या, मतलब क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि कॉमन एंसेस्ट्री क्या रिप्रेजेंट करती है, होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है, एनालॉगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स मेरे पास होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को। क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे खुद देखा एक ओरिजिन है, एक एंसेस्टर है, लेकिन उससे तुम्हारे पास कितनी सारी जो है, कितने ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास, हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं होमोलॉगी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को। वेरी फेमस क्वेश्चन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया आपका, किसमें पढ़ा हमने, अपना वेल्स में, अपना फोरलिम्स में। दूसरा एग्जांपल पढ़ा हमने वर्टेब्रेट के हार्ट्स और बेन्स में। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, जैसे कि बोगेनविलिया में और आपके क्यूकरबिट में। बोगेनविलिया में आपने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा थोन्स के बारे में और टेंड्रिल्स के बारे में पढ़ा होगा। टेंड्रिल्स पीस वगैरह में आती है। टेंड्रिल्स का फंक्शन आपको पता होगा, यहाँ पे किस लिए आती है, क्लाइंबिंग के लिए आती है। ठीक है, और थोन्स आपको पता होगा, थोन्स आपके पास किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। अब मैंने क्या बोला, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। अब टेंड्रिल्स का फंक्शन क्लाइंबिंग का है, थोन्स का फंक्शन प्रोटेक्शन का है, लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ना आपके पास आती किससे हैं, एक्सिलरी बर्ड से ही आती है। पढ़ा है ना मॉर्फोलॉजी, पता होगा ना एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, लेटरल बर्ड्स क्या होती है, बताओ, क्लास 11th में मैं पढ़ा दूंगा, बताओ बताओ। ठीक है, पढ़ा होगा ना यहाँ पे। तो क्या होता है, मेरे पास ये दोनों जो चीजें आती हैं सेम जगह से आ रही है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग हो गया। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे देखो मैन का फोरलिम देख लो, फोरलिम पता है ना, फोरलिम होती है आपके पास, वो होती है
फिर चीता का फॉर लिम्ब देख लो, वेल का फॉर लिम्ब देख लो। अब इसका फंक्शन उड़ने का है, इसका स्विमिंग करने का, इसका भागने का है, मैन का हमें पता है, फंक्शन सबके अलग हो गए लेकिन आपका स्ट्रक्चर सबका सेम हो गया। सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स, बिल्कुल ऑपोजिट कर दो उसका, उनका क्या था, सेम स्ट्रक्चर था, अलग अलग फंक्शन था, इनका सेम फंक्शन है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऑपोजिट करके चल लो, दोनों को बिल्कुल ऑपोजिट करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, ये देखो एग्जाम्पल देखो, ये पढ़ लेना, तो मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया। एग्जाम्पल यहाँ पे आता है इसका विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब देखो मैंने बोला सेम फंक्शन, चाहे बटरफ्लाई हो चाहे बर्ड्स हो, दोनों के विंग्स काम आएंगे उड़ने में ही, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हद तक इनके अलग अलग होते हैं, लेकिन फंक्शन सेम हो गया, उड़ने के लिए ही काम आएंगे, ठीक है। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, आपको बता दिया। और ये रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, कैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे ऑरिजिन मिलते हैं और हमें मिलती क्या है, लास्ट में एक स्पीशीज मिलती है, इसलिए इसको एसी से भी याद कर सकते हो। एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होमोलॉगी वाले होते हैं वो डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है उसके बाद एग्जांपल इसके और क्या है, पहली बात तो एनालॉगस का एग्जांपल हमने पढ़ लिया, एग्जांपल अच्छे से कर लेना। होमोलॉगी के दो आपको एग्जांपल बता दिए, वर्टेब्रेट का हार्ट ब्रेन्स और आपके चीता वगैरह के वो, और आपको कन्वर्जेंट का एग्जांपल पहले बता दिया, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। सेकंड एग्जांपल इसका आता है आपके पास आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों की आंखों में हमें फंक्शन सेम परफॉर्म करना है, दैट मींस देखने का, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक इनका जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आता है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स का। पेंगुइन डॉल्फिन्स का काम क्या है, स्विमिंग करना, लेकिन इनके अगर आप फ्लिपर्स को देखोगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इनका डिफर करता है। तीन एग्जांपल मैंने आपको एनालॉगी के बता दिए, दो एग्जांपल मैंने आपको होमोलॉगी के बता दिए, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। मैं तो कहूंगी बार बार डेली इस चीज को बोलो, लेकिन इनके एग्जांपल तो जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन लिखी है, वन कैन से दैट इट इज अ सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडाप्टिव फीचर्स एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जैसे एनालॉगी है, हमने एनालॉगी पढ़ा, एनालॉगी में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास सेम फंक्शंस होंगे लेकिन आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। अब मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको पेंगुइन और डॉल्फिन का, पेंगुइन डॉल्फिन मान लो रहती पहले अलग अलग जगह थी, लेकिन जब ये आपके पास सेम फंक्शन परफॉर्म करने लग गई तो हम इनको क्या कर सकते हैं, एक ही सिमिलर हैबिटेट में हम इनको डाल सकते हैं। होमोलॉगी में हम ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपका अलग अलग है, लेकिन एनालॉगी में हम ये चीज कर सकते हैं कि अगर मान लो पेंगुइन डॉल्फिन अलग अलग जगह पे रह रही है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम हैबिटेट में उनको रख सकते हैं, क्योंकि उनका काम तो सेम है ना। वही यहाँ पे लिख रखा है कि है सिमिलर हैबिटेट, ये लिख रखा है ना सिमिलर हैबिटेट, तो इस लाइन को पढ़ लेना। लास्ट एग्जांपल आता है आपके पास एनालॉगी का, फोर्थ एग्जांपल आता है स्वीट पोटैटो एंड योर पोटैटो। स्वीट पोटैटो पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, रूट की मॉडिफिकेशन होती है, पोटैटो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। ये भी आपके पास एग्जांपल्स माने जाते हैं किसके, एनालॉगी के। क्यों है एनालॉगी, क्योंकि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम फंक्शन कौन सा, फूड की स्टोरेज का, इसलिए आप यहाँ पे इनको भी एनालॉगी का एग्जांपल कह सकते हो। चार एग्जांपल मैंने एनालॉगी के बता दिए, दो एग्जांपल मैंने होमोलॉगी के बता दिए। क्लियर हो, क्लियर हो गया, ठीक है। गरेश बाकी बताओ, फिर ये बताऊंगी। बताओ बताओ, ठीक है ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन लीड्स टू कॉमन एंसेस्ट्री। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभिलिप्सा और एलिजा के अच्छे नंबर थे ना, चलो इनका एग्जांपल लेते हैं, अभिलिप्सा और आपके पास अलीजा, ठीक है। मान लो मैं बोलूं, ठीक है, दिख रहा है ना तुमको, ठीक है। देखो मान लो मैं इनका बोलूं, अभिलिप्सा के मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि अभिलिप्सा के, जब मान लो मैंने प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करा और मान लो मैंने यहाँ पे अलीजा के भी प्रोटीन को स्टडी करा, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, सबको पता है। तो जब मैंने इनके बारे में स्टडी करा तो मुझे यहाँ पे दिखा कि इनके अमीनो एसिड को, इसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग दोनों की सेम है। तो मैं यहाँ पे अगर मान लो मैं कभी भी आपके प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करूँ तो यहाँ से मैं एक चीज इंडिकेट कर सकती हूँ कि हाँ इन दोनों का एंसेस्टर सेम रहा होगा, मैं ऐसा मान सकती हूँ कि इन दोनों का एंसेस्टर जो है वो सेम रहा होगा। वही यहाँ पे बात दिख रही है कॉमन एंसेस्ट्री की, ठीक है। फिर देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, दीज बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू सम शेयर्ड एंसेस्ट्री स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया शेयर्ड एंसेस्ट्री के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा भी है मैंने, देखो मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल एविडेंस जब आप पढ़ोगे, प्रोटीन्स और एंजाइम्स को स्टडी करोगे, एबीसी तीन बच्चों का एग्जांपल ले लो, मैंने दो का लिया यहाँ पे, ठीक है। जिसका भी एग्जांपल लिया, अगर मान लो मुझे सेम प्रोटीन और सीक्वेंसिंग दिखी तो मैं कह सकती हूँ कि यस दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम द, दे आर इवॉल्विंग फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ लिखा है, मेन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। मेन जो है कंटिन्यूस ब्रीडिंग करता है एनिमल्स की भी, एग्रीकल्चर एनिमल्स की, प्लांट्स की, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट के लिए, अपने कुत्तों को करते हैं ना कुछ लोग सिक्योरिटी वगैरह पर्पजेस के लिए। तो इस तरह से जो इंसान है वो क्या करते हैं, डेली डेली क्या करते हैं, इस चीज को वो कर रहे हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉस, मैन जो अपने घरों में भी उगाते हैं। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। अब डॉग्स की कितनी सारी ब्रीड्स होती हैं,
ठीक है, जर्मन शेफर्ड, आपने कितनी तरह की ब्रीड्स आपने सुनी होंगी डॉग्स की भी, तो इस तरह के बस ये दे रखा है, ठीक है। दे आर ऑफ द सेम ग्रुप, लेकिन है तो भाई वो कुत्ते ही ना, ठीक है, बेशक उनके है तो डॉग्स ही, बेशक उनकी ब्रीड अलग हो गई हो। तो यहाँ पे बस वही लाइन लिख रखे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी को मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं हर लाइन पढ़वाऊंगी एनसीईआरटी की, इसलिए मैं इसको ले आई, वरना तुम खुद भी रीड कर सकते थे, ठीक है। अब 2 ऑर्गन हमने पढ़ लिया, एनालॉगस, होमोलॉगस। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गन आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तुमने सुना होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, जो कि आपको सीकम के पास मिलता है, डाइजेशन वाला चैप्टर अब कट चुका है, वहां पे आता था ये वाला आपके वेस्टिजियल में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। अगर आपको वहां पे याद हो तो हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम जनरली कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में फिर भी ये प्रेजेंट होता है, हम ऐसा लाइक माना जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन समझते हो आप? जैसे कि ना आपकी आईज में आप देखते हो जो पिंक वाला होता है ना, बिल्कुल आईज के इधर वाला जो होता है, जो पिंक अंदर अंदर जो उठा उठा पार्ट भी होता है, वो वाला पार्ट ना हमारे अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। लेकिन बर्ड्स के अंदर इसका काम है। बर्ड्स के अंदर तो क्या होता है, वो लाइक उनको प्रोटेक्शन वगैरह का काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इस चीज का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन का। फिर एग्जांपल आता है अपेंडिक्स का, हमारे अंदर है लेकिन कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स जो होता है अपेंडिसाइटिस बीमारी कॉज करता है, ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हो। फिर आता है मोलर का। सायरा मैम फिर से एग्जांपल बता दीजिए, कौन सा एग्जांपल कह रहे हो आप? बताओ, ठीक है, हाँ बताओ, तब तक मैं सायरा बताती हूँ, ठीक है। मैं थर्ड वाला एक्सप्लेन कर लूँ। फिर आता है मोलर टीथ। आपने सुना होगा विजडम टूथ, किसी किसी को विजडम टूथ निकल जाता है। वो विजडम टूथ एक्चुअली पेनिंग क्यों होता है, क्योंकि आपके मान लो आपके पूरे दांत जो है 32 है, लेकिन अगर मान लो उसमें से कोई 33वां दांत आपके पास जो है टीथ निकल के आ गए, तो आपको पेन नहीं होगा, आपकी जगह मुंह में इतनी है, आपके एक और टीथ निकल के आ रहा है, तो तभी हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा पेनिंग होता है। उसका भी हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, उसको भी हम एग्जांपल दे सकते हैं एज एन वेस्टिजियल ऑर्गन का। वेस्टिजियल ऑर्गन समझ गए, जो हमारे अंदर है लेकिन कोई काम का नहीं है। तो तीनों तरह के ऑर्गन्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। क्लियर हो गया? एविडेंस हमारे खत्म हो गए। सायरा बताओ कौन सा कह रहे हो? क्लियर? ठीक है, अभिलिप्सा भावना को समझ आया? बाकी हर्ष ठीक है, बाकी एस्टिमेशन में चले गए, बताओ। ठीक है, एस डी गणेश ओके, चलो चलो। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आपको पता है डार्विन ने दी थी। बाकी इसका जो ब्रीफ वाला जो बिल्कुल अच्छे से हमें पढ़ना है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। अभी फिलहाल समझ के चलो, लास्ट में जैसे वाला टॉपिक भी खत्म होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको नेचुरल सिलेक्शन में हमने इसको एग्जाम्पल इसका दिया। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, देखो पहले क्या 1850s की बात है और 1920 की, हम 2 ईयर्स की बात करेंगे। 1850s की बात है, यहाँ इस टाइम पे ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज अवेलेबल ही नहीं थी आपकी 1850s के टाइम पे, कोई इंडस्ट्रीज आपके पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। और मैं कहूँ इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं थी तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही तो पॉल्यूशन कॉज करती है ना। तो हमने देखा कि ना हमारे पास कुछ पेड़ थे, आपको पता है लाइकन, लाइकन के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वहाँ पे क्लासिफिकेशन में, कि जो लाइकन होता है वो एज एन पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है, कि पॉल्यूशन वाली जगहों पे लाइकन कभी भी ग्रो नहीं करता। अब मैंने बोला 1850 में कोई पॉल्यूशन नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो वहां पे देखा गया कि पेड़ों की तरफ ना व्हाइट व्हाइट कलर के ना आपको लाइकन जो है वहां पे उनकी आपको ग्रोथ दिखी, अच्छे से आपको वहां पे ग्रोथ दिखी, ठीक है। अब क्या आते हैं ना कुछ ऐसे मोथ क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला ट्री की जो ट्रंक्स है उनके ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे व्हाइट कलर वाली चीजें ज्यादा दिख रही है। तो अब मुझे बात बताओ, अगर मैं बोलूँ मुझे व्हाइट के ऊपर व्हाइट मैं नहीं पहचान पाऊंगी, लेकिन मैं व्हाइट के ऊपर अगर कोई ब्लैक वाला इंडिविजुअल रख दूं तो मैं ब्लैक वाले को फटाफट से पहचान जाऊंगी ना। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉमीफ्लेज करें, कॉमीफ्लेज की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जैसे कुछ फ्रॉक्स भी कुछ आपके जो वो भी होती है, गिरगिट वगैरह होते हैं, वो भी कॉमीफ्लेज करते हैं, सराउंडिंग की तरह क्या कर लेते हैं, कलर अपना बदल, कहते हैं ना रंग बदलू, कलर भी बदलती रहती है। सिमिलरली क्या था ना आपके पास व्हाइट विंग मोथ से, अब मैंने बोला लाइकन यहाँ पे ग्रो कर गई थी इंडस्ट्रीज क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो व्हाइट कलर वाले जो मेरे पास मोथ है, जो इंसेक्ट है ना, वो अच्छे से जी गई, क्योंकि व्हाइट वाले जो होते हैं वो व्हाइट के ऊपर बैठ के उनको जो इनका प्रेडेटर, जब इन मोथ को जब कोई प्रेडेटर इनका बर्ड हो सकता है कोई भी, जब प्रेडेटर इनको खाने आया ना, तो व्हाइट वाले जो होते हैं वो व्हाइट वाले पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो व्हाइट वाले थे ना उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई डार्क वालों से। डार्क वाले तो व्हाइट के ऊपर आसानी से दिख जा रहे थे, लेकिन जो डार्क वाले जो व्हाइट वाले हैं वो नहीं दिखते थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला था कि इंडस्ट्री जब नहीं आई थी या फिर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर 1850s के टाइम पे हमें व्हाइट विंग वालों मोथ की जो पॉपुलेशन का जो नंबर था वो ज्यादा था एज इफ वी कंपेयर फ्रॉम अ डार्क विंग। डार्क विंग को आप मेलेनाइज्ड मोथ भी बोल सकते हैं, मेलेनिन सबको पता है हमारी स्किन में भी होता है, कलर प्रोड्यूस के लिए हो सकता है, इसलिए आप इसको मेलेनाइज्ड मोथ भी बोल सकते हो। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉमिफ्लिजेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कहने का मतलब जो सराउंडिंग के साथ कोई कलर अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं उसको हम कहते हैं कॉमिफ्लिजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात आती है इंडस्ट्रीज के बाद। 1920 में इंडस्ट्रीज बन गई, पॉल्यूशन हो गया तो लाइकन अब ग्रो नहीं करेगी।
अब आपकी लाइकन जो है वो ग्रो नहीं करेगी। जो ट्री का जो ट्रंक का कलर था दैट मीन जो ब्राउन था वो ब्राउन का ब्राउन ही रहेगा। या फिर अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्री से जो सूट निकल के आ रहा है, सूट समझते हो ना, जो भी धुआं वगैरह ब्लैक ब्लैक धुआं वगैरह होता है, जो भी सूट अब निकल के आ रहा है वो ये वाला सूट जो है वो आपके पास पेड़ों के ऊपर आके बैठ जाएगा। अब मुझे बात बताओ, अब तो डार्क वालों की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो जाएगी व्हाइट वाले से? अगर व्हाइट वाले इसके ऊपर डार्क वाले के ऊपर जाके बैठ गए तो व्हाइट वाले तो आसानी से प्रीडेटर आके पहचान लेगा, उनको खा जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई उसके बाद हमने देखा जो डार्क विंग वाले मोड थे उनकी पॉपुलेशन अब जो है वो ज्यादा हो चुकी है अगर हम व्हाइट से कंपेयर करें तो, क्योंकि लाइकन ग्रो नहीं करी, क्योंकि पॉल्यूशन हो गया था। समझ में आया? समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिख रखा है बट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। एनसीईआरटी की लाइन है कि आपने देखा कि यहाँ पे डार्क वालों की कम होगी, यहाँ पे आपने देखा व्हाइट वालों की कम होगी, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि डार्क वाले कब सारे मर जाएंगे, या फिर आप ऐसा नहीं कह सकते व्हाइट वाले सारे मर जाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते, कोई भी ऐसा वेरियंट नहीं होगा जो कि कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई भी आपके पास पॉपुलेशन आपको बाद में नहीं दिखेगी। ये लाइन आपके पास लिख रखी है। ठीक है, ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने। इंटरेस्टिंग फीचर नेचुरल सिलेक्शन, अभी समझाऊंगी नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने क्यों बोला। इन अ कलेक्शन ऑफ मोर 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई तो उसके बाद आपकी पॉपुलेशन क्या था, 1920 में आपके पास डार्क विंग ज्यादा हो गए थे एज इफ वी कंपेयर फ्रॉम द व्हाइट विंग हो। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स का देखो सायरम बताती हूँ। होमोलोगस ऑर्गन्स जो हमारे पास होते हैं, एक सेकेंड, होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है लेकिन उनका सेम जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, बोगनविलिया और क्यूकरबिट की यहाँ पे बात हो रही है। आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, बोगनविलिया में क्या होता है, थॉर्न्स बनते हैं, और क्यूकरबिट में क्या होता है, टेंड्रिल्स बनते हैं। टेंड्रिल का जो फंक्शन होता है वो होता है क्लाइंबिंग का। ठीक है, क्लाइंबिंग सो दैट प्लांट्स वो अच्छे से ग्रो कर पाए ऊपर तक। बोगनविलिया में थॉर्न्स का काम होता है प्रोटेक्शन का, सो दैट कभी भी कोई प्रेडेटर आए, कोई हर्बीवोर आए तो थॉर्न्स उनको चुभ जाए और वो आगे आपके पास उनको खा ही ना पाए, उस प्लांट जो अल्टीमेटली प्रोटेक्टेड हो जाए। अब यहाँ पे इसका फंक्शन अलग, इसका फंक्शन अलग, लेकिन दोनों आए तो एक्सिलरी बर्ड से ही है ना, दोनों आए तो एक ओरिजिन, उनका ओरिजिन तो सेम है। मैंने आपको ऊपर बताया था ओरिजिन जब ऐसे हो तो वो एग्जांपल हो जाता है डाइवर्जेंट का, और जब आपके पास ऑर्गन बहुत ज्यादा हो और ऐसे ऐसे बन रहा हो तो वो एग्जांपल हो जाता है कन्वर्जेंट का। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ओरिजिन एक था इसलिए मैंने इसको बोल दिया, ये मेरे पास होमोलॉजी का एग्जांपल है। फिर मैंने बताया यहाँ पे भी देखो फंक्शन अलग है। वेल के अंदर स्विमिंग होगी फॉरलिम्ब से, ठीक है, बैट के अंदर फॉरलिम्ब से उड़ने का काम होगा, चीता के अंदर भागने का काम होगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन अलग है लेकिन सबके अंदर स्ट्रक्चर सेम है। ह्यूमरस मिलती है, रेडियस मिलती है, अल्ला मिलती है, सबके अंदर जो है स्ट्रक्चर हमें सेम मिलेगा। क्लियर? ठीक है, बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। प्रथमेश, यस यस प्रथमेश। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे वही दे रखा है। देखो यहाँ पे डार्क वाली जो है ट्रंक का कलर जो है वो डार्क हो चुका है, तो यहाँ पे देखो डार्क वाले आसानी से अडेप्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, व्हाइट वाले जो है आसानी से दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कलर थोड़ा सा अलग दे रखा है, अच्छे से क्लियर नहीं दिखा रखा, व्हाइट वाले जो है इसके ऊपर रह गए हैं, लेकिन इनका कलर जो है आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो यहाँ पे तुम देखो इसको रीड कर सकते हो, सेम वही बात लिखी हुई, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड वाला। ठीक है, और इस वाले पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। मेलेनिज्म क्यों बोला मैंने, समझ गई, क्योंकि यहाँ पे मेलेनिन मोल्स का जो है वो रोल है। ठीक है, फिर यहाँ लिख रखा है, फिर देखो वही लिख रखा है, दोज आर बेटर। अब यहाँ पे कौन, अब यहाँ पे मैंने बोला ब्लैक वाले किसी टाइम पे ब्लैक वाले अच्छे से जी गए, किसी टाइम पे व्हाइट वाले अच्छे से जी गए। तो ये कैसे, मतलब कोई एक चीज कैसे जी रही है और दूसरी कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक वालों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, कॉमीफ्लेज कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूँ दूसरे वालों ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो वो लिख रखा है कि जो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे वही सर्वाइव करेंगे और वही आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जो है बढ़ाएंगे। या फिर सिंपली बोलो, अब यहाँ पे मैं नेचर वाली बताती हूँ, यहाँ पे लिखा था नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे है, सुनो। मैंने बोला यहाँ पे नेचर, नेचर ने सिलेक्ट करा, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में नेचर, नेचर ही तो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, कि अगर नेचर में अगर पॉल्यूशन आ रहा है तो आपका वो वाला मोथ जिंदा रह पा रहा है, अदरवाइज नहीं रह पा रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये निकल के आ सकता है कि ये मेरे पास एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल ये माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेचर ने सिलेक्ट किया है। नेचर ने बोला है कि व्हाइट वाला फिट है या फिर मेरे पास ब्लैक वाला फिट है, यहाँ पे नेचर ने डिसाइड करा, इसलिए एग्जाम्पल है ये नेचुरल सिलेक्शन का। और आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डार्विन था उसने फिटनेस को बोला था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उसने फिटनेस ऐसे नहीं बोला था डोले शोले है वो फिट है, उसने ऐसा नहीं बोला था। उसके अकॉर्डिंग फिटनेस क्या थी कि जो भी आपके पास रिप्रोडक्टिवली फिटनेस होगा उसको उसने बेसिकली फिटनेस का टर्म उसने बोला था। अब यहाँ पे लिख रखा है ना पॉपुलेशन साइज अपना वो बढ़ाएगा कैसे। अब जैसे मान लो मैंने बोला व्हाइट वाला इंडस्ट्री जब नहीं आई थी उससे पहले रह गया था, तो व्हाइट वाला अपना नंबर बढ़ाता जाएगा क्योंकि वो फिट है उस टाइम पे, तो उसने रिप्रोडक्टिवली फिटनेस वहां पे उसने शो करी। ठीक है, तभी हम कहते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन वाला और इंडस्ट्रीज वाला एग्जाम्पल लिंक है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर लिख रखा है रिमेंबर नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है बैक्टीरिया का, देखो बताओ आगे। इस लेक्चर में मेरे ख्याल से फिर अब 2 लेक्चर्स और लग सकते हैं।
समझ आ रहा है तुम्हें? बताओ पहले चैप्टर बताओ, अच्छा लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? बताओ मुझे एक बात बताओ, चैप्टर सही लग रहा है ना? बताओ। ठीक है चलो, अब देखते हैं बैक्टीरिया का। एनसीईआरटी में दे रखा है आपके पास सी। ठीक है सर, वेरी गुड। चलो बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया सबको पता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स बोलेंगे। गणेश देखो मैंने एग्जाम्पल डायग्राम अभी तक एक एक डायग्राम आया है, ठीक है, वो डायग्राम मैंने बता दिया। बाकी होमोलॉजी यार अपने आप हो जाएगा। अभी चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो जो लोग, उनको तो मुश्किल लगेगा। ठीक है, 3-4 बार भी करोगे ना एग्जाम्पल यूं लर्न हो जाएगी, कोई तुम्हें ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरूर, मैंने भी ट्रिक नहीं लर्न की थी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कोई ट्रिक नहीं लर्न की थी, लेकिन हो गया था अपने आप लास्ट में जाते जाते। ठीक है चलो, अब बैक्टीरिया के लिए आपको पता है एंटीबायोटिक हम यहाँ पे यूज करते हैं। हर्बिसाइड के लिए आपको पता है हर्बिसाइड लगे हम स्प्रे वगैरह करते हैं, सो दैट हमारा जो प्लांट है वो प्रोटेक्ट आपके पास हो जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के मैंने आपको बोला एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास एनसीईआरटी में दिख रखा है कि आपने मान लो बैक्टीरिया, आपने कोई एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला, सो दैट आपका जो बैक्टीरिया है वो प्रोटेक्ट हो जाए, मतलब बैक्टीरिया जो है वो मैं सिंपली बोलूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाए, ताकि अगर किसी की बॉडी में वो जा भी रहा है तो एंटीबायोटिक उस पर काम ना करे, बीमारी अल्टीमेटली हो ही जाए। सिमिलरली हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मान लो मैंने यहाँ पे कोई इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करा, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइम मतलब इवोल्यूशन होते होते मुझे ऐसी चीजें देखी कि जो मेरे पास आने वाले, जो मेरे पास प्लांट्स अब आ रहे हैं, वो मेरे पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन चुके हैं। अब मेरे पास प्लांट्स जो है, पहली बात तो वो कैसे बन चुके हैं, एंटीबायोटिक, हमने बायोटेक में पढ़ा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन चुके हैं। फिर मैंने बोला आगे जाके हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी हमें मिल जाएंगे। पहले इस टाइप को करने में ना हमें लाइक सालों लग जाते थे, कि अगर हमें मान लो हमें कोई भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट अगर हमें बनाना हो, तो पहले इस टाइम पे हमें सालों लग जाते थे। लेकिन जब हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन आया, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का मतलब होता है मैनमेड इवोल्यूशन, याद करना, मैनमेड, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैनमेड इवोल्यूशन। अब ये जो एग्जांपल देखो, जैसे मानो मैंने बोला एंटीबायोटिक था, मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर, इंसानों ने डाला ना। सिमिलरली हर्बिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड हमने स्प्रे करा, हम इंसानों ने डाला ना। सिमिलरली एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज हमने बनाई है ना, कोई एलियन थोड़ा ना आके बना के गया है, इंडस्ट्रीज हमने बनाई है। तो सारे के सारे ये जो काम हमने बोले, किसका एग्जांपल हम उसको बोल सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, दैट मींस मैनमेड इवोल्यूशन का ये एग्जांपल है। और अब ये जो सारे काम थे वो मंथ, कुछ महीनों में ही हो रहे थे, अब इस काम को करने में सेंचुरी, बड़ी बड़ी सेंचुरीज यहाँ पे इस काम करने में नहीं लग रही थी। क्लियर हुआ एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, कि मैनमेड इवोल्यूशन क्या है। ठीक है चलो, फिर यहाँ पे लाइन लिख रखी है आपके पास ना, एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है कि इवोल्यूशन जो होता है ना आपके पास एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, कोई डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस है ना आपका एक रैंडम प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, स्टोकेस्टिक का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, इवोल्यूशन जो है एक तरह से रैंडम प्रोसेस है। कहने का मतलब अगर मान लो मेरे पास 100 मेरे पास बैक्टीरिया है, और उसमें से मान लो मैं बोलूँ मैंने 90 जो बैक्टीरिया है, जब मैंने एंटीबायोटिक डाला तो मैंने बोला मेरे 90 बैक्टीरिया जो है वो मर गए। जो मेरे पास बाकी जो 10 रह गए, वो तो लाइक उन्होंने अपने आप खुद अडेप्ट किया ना, उन्होंने इस चीज को खुद अडेप्ट किया, रैंडम चीज हुई है। मैंने ये तो नहीं बोलता कि 10 को मैं बचा दूंगी बाकी को नहीं। मैंने अगर मान लो सबके अंदर वो एंटीबायोटिक डाली है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक रैंडम प्रोसेस है, कोई मैं इसको डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं कह सकती। इवोल्यूशन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उस स्पीशीज का हो, जिनको मैंने करा है उन्हीं का होगा, बाकियों का भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ ये एक रैंडम प्रोसेस है, कोई डिटरमाइंड प्रोसेस ये नहीं है। सिंपल मैं इसको कह सकती हूँ ये एक चांस इवेंट है। ठीक है, चांस इवेंट है। जैसे कि अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न कर लेना डीडीटी का। डीडीटी ना पुराने टाइम पे क्या होता था, डीडीटी हम मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए हम डीडीटी स्प्रे करते थे प्लांट्स के ऊपर, सो दैट आपके जो प्लांट्स है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो डीडीटी का भी एग्जांपल उसी में एग्जांपल ऐड कर लेना, जहाँ पे हमने हर्बिसाइड ऊपर लिखवाया ना मैंने एंटीबायोटिक का, उसी का एग्जांपल है डीडीटी वाला। ठीक है, तो अब इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर देखो आपको पढ़वा देती हूँ मैं, एक्सरसाइज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इज आल्सो रिलेटेड इन सिलेक्शन ऑफ टाइम स्केल, वही मैंने आपको बताया, अब महीनों में होने लग गया, पहले बड़ा बड़ा टाइम लग रहा था। दिस इज ऑल्सो ट्रू माइक्रोस व्हेन वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स का आपको एग्जांपल बता दिया। हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आर अपीयरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर एंड नॉट सेंचुरीज, अब इतने साल नहीं लग रहे थे, कुछ ही टाइम में हो जाता था। दिस इज एन एग्जांपल बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, आपको बता दिया। दिस ऑल्सो टेल्स दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को रट लो, रट लो, मंत्र बोलते हैं ना, इसकी तरह रट लो। ये लाइन एग्जैक्टली क्वेश्चन आती है बनके, कि जो इवोल्यूशन होता है आपके पास कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स एंड चांस म्यूटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की जो आपके पास इवोल्यूशन है वो आपके पास कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? फिर आता है एडाप्टिव रेडिएशन, बताओ क्लियर हो गया? एडाप्टिव रेडिएशन करेंगे फिर। एनसीईआरटी समझ आ रही है ना साथ साथ? ठीक है, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। ठीक है, देखो अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, रियाज, शिव, हर्ष, सायरा, ठीक है, गणेश, ठीक है, भावना, ओके। चलो देखो अब एडेप्टिव रेडिएशन देखो,
एडेप्टिव पहली बात तो मतलब क्या हो गया, लाइक एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब हो गया एडेप्टेशन की हम अगर किसी भी हम कहीं किसी दूसरी लोकेलिटी में अगर हम जा रहे हैं और अगर हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं तो उस चीज को हम कहते हैं सिंपल अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन अभी आपको एग्जांपल भी देखो किस तरह से आप अडेप्ट कर सकते हो। रेडिएशन का मतलब जैसे कि क्या होता है ना, सन की जैसे रेज निकलती है, तो इस तरीके से हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि जब आपके पास एक जगह से या फिर बोलूँ मैं एक एंसेस्टर से जब आपके पास मल्टीपल स्पीशीज नई स्पीशीज जब आपके जब बन जाती है एक ही एरिया पे, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल डेफिनेशन समझो कि आपके पास जब एक एंसेस्टर से मल्टीपल स्पीशीज आ जाती है सिर्फ एक एरिया के अंदर ही, उस चीज को हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव क्यों, और जब आपके पास नई स्पीशीज यहाँ पे मैं बताऊंगी ना, अभी एग्जांपल दूंगी, वो बनेगी, वो भी जब अपने आप को दूसरे एरिया में जाके अडेप्ट कर लेती है, उस चीज को हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई यहाँ पे एंसेस्टर था, एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई मराठी बोलने वाला बच्चा है, ठीक है, मान लो कोई मराठी स्पीकिंग बच्चा है, उसको मान लो एमबीबीएस का कॉलेज मिल गया लाइक दिल्ली में, ठीक है, मान लो उसको कॉलेज मिल गया दिल्ली में, एम्स दिल्ली मिल गया, ठीक है। मान लो उसको कोई कॉलेज मिल गया, अब मराठी वाला बच्चा है वो तो वो बोलेगा आपकी मराठी वाली लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। उसको दिल्ली में जाके उसकी लैंग्वेज में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो क्या करेगा, चलो मैं कोई बात नहीं अडाप्ट कर लेता हूँ अपने आप को, वो लैंग्वेज वहाँ पे जाके सीख जाएगा, उसने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, ठीक है। फिर मान लो एमबीबीएस हो गई, सब होगी, पीजी जब उसको करना है, जब उसको एमडी वगैरह करनी है, तो उसको मान लो कॉलेज मिला उसको वेस्ट बंगाल में जाके, उसको कॉलेज मिला वेस्ट बंगाल में, अब यहाँ क्या क्या करेगा वो, या तो उसका उसका मन करेगा कि मैं अपना वेस्ट बंगाल छोड़ के मैं अपने घर ही जाके बैठ जाऊँ, मैं पढ़ूँ ना, या तो वो क्या करेगा वेस्ट बंगाल में जाके बंगाली लैंग्वेज सीख लेगा, कोई बात नहीं मेरा आ गया तो मैं बंगाली लैंग्वेज हम यहाँ से सीख लेता हूँ और अपने आप को अडाप्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे था मराठी बच्चा जिसने काम करा एज एन एंसेस्टर का, इस एंसेस्टर से आपके पास नई नई स्पीशीज बन गई सिर्फ एक ही एरिया पे, इंडिया में तो हुआ ना ये सारा काम, है ना। तो ये सारा काम जो आपके पास एक ही रीजन में मल्टीपल स्पीशीज बन गई, यहाँ पे कौन सी स्पीशी बनी एक तरह से, जो लाइक हिंदी वाला बच्चा दिल्ली में मान लो हिंदी इंग्लिश जो भी बोली जा रही है ना, तो यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग वाली स्पीशीज की बन गई, यहाँ पे बंगाली वाले बच्चे की स्पीशीज वो बन गई। तो इस तरीके से हम कहते हैं व्हेन अ गिवन स्पीशीज इज रेडिएटेड, अब यहाँ पे रेडिएशन ही तो है ना एक तरह से, ये देखो रेडिएशन हो रही है, तो व्हेन अ गिवन स्पीशीज इज रेडिएटेड टू अदर एरिया इन अ जियोग्राफिकल एरिया दैट इज टर्म्ड एज योर एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस क्या होते हैं, फिंचेस ना छोटी छोटी बर्ड्स होती है, ब्लैक कलर की बर्ड्स होती है। डार्विन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, वहां पे हमने पढ़ा था डार्विन ना क्या था, मैंने आपको बताया था पार्टी के एग्जाम्पल से बताया था। डार्विन जो था जब गैलापागोस आइलैंड्स वगैरह पे गया, तो आइलैंड्स पे जाके उसने देखा कि ना गैलापागोस आइलैंड्स पे गया, कौन सी शिप पे गया था, शिप का नाम बताओ, शिप का नाम बताओ पहले, लिखो मैं तब तक बताती हूँ आगे, ठीक है। तो डार्विन जो है जब क्या गया आपके गैलापागोस आइलैंड्स वगैरह पे गया अपनी शिप पे बैठ के, तो उसने वहां पे ऑब्जर्व करा कि एक ही आइलैंड के ऊपर ना, एक ही आइलैंड के ऊपर उसे छोटी छोटी ना ब्लैक कलर की उसको बर्ड्स दिख रही हैं, उसको छोटी छोटी ब्लैक बर्ड्स दिख रही है, वो भी वेराइटी ऑफ बर्ड्स, ये नहीं एक तरह की बर्ड, वेराइटी ऑफ बर्ड मिल रही है। और सबसे पहले उसने देखा कि सबसे पहली जो उसने बर्ड देखी ना, ठीक है, गणेश भावना बिलिप्सा रियाज, ठीक है, ठीक है। चलो उसने देखा उसने बेसिकली उसने पहले एंसेस्टर देखा, उसने बोला पहले उसने एक तरह की बर्ड देखी जो कि सीड खाती थी, पहले उसको देखी सीड ईटिंग बर्ड, उसको सबसे पहले दिखी। फिर उसने बाद में और जब वो लाइक और ज्यादा उसने एक्सपैंड करा अपने एरिया को, अपनी रिसर्च को, उसने देखा कि उसको फ्रूट ईटिंग बर्ड्स भी मिल गई, उसने देखा कि उसको कैक्टस ईटिंग बर्ड्स भी मिल गई, उसने देखा कि उसको इंसेक्टिवोरस बर्ड्स भी मिल गई और कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स भी मिल गई, उसने ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी, ठीक है। अब आप अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए कि डार्विन फिंचेस में एंसेस्टर क्या है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए सीड ईटिंग जो बर्ड्स थी वो एंसेस्टर था, और अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से ही फ्रूट ईटिंग बर्ड्स निकली, कैक्टस ईटिंग बर्ड्स निकल गई, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स निकल गई, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स निकल गई, ठीक है। ये किसने देखा, उसने अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से। जैसे ये देखो इसकी बीक देखो, इसकी बीक देखो, बीक समझते हो ना, इनकी बीक्स में देखो सब में आपको अलग अलग बीक्स दिख रही है, तो इन्हीं बीक्स में बेसिकली इवोल्यूशन हुआ, और इन बीक्स के इवोल्यूशन की वजह से एक बर्ड मेरे पास कैक्टस ईटिंग बन गई, एक इंसेक्टिवोरस बन गई, एक फ्रूट ईटिंग बन गई, सबका इवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हो गया, ठीक है। यार मेरे पास डायग्राम में लाना भूल गई, सॉरी, ठीक है। चलो तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वहाँ पे एक डायग्राम था, लाइक फ्रूट ईटिंग बर्ड्स बन गई, कुछ कैक्टस ईटिंग बन गई, कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई, और ये सब कैसे हुआ, एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से हुआ, ठीक है। हाँ प्रज्वल, ठीक है। चलो अब आता है ये वाला, एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया डार्विन की फिंचेस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। सेकंड एग्जांपल आता है एडेप्टिव रेडिएशन का आपके पास मार्सुपियल्स का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्सुपियल्स का एग्जांपल आता है। अब देखो जैसे मैंने आपको डायनासोर वाला बताया था, वहां पे भी आइडेंटिफाई करना आ सकता है डायग्राम, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना आ सकता है डायग्राम। जैसे मैंने आपको ये बोलो, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ये क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा टस्मानियन वुल्फ का एग्जांपल है। ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टाइगर कैट का एग्जांपल है। आज लेक्चर खत्म होते ही इनको लर्न करना अच्छे से, ठीक है।
खत्म होते एक घंटा, आधा एक घंटा लगेगा। जो एग्जांपल्स हैं जो आपके डायग्राम से, इनको अच्छे से बैठ के घूरना अच्छे से, कौन सा चीज क्या है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ट्रिक की, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्सुपियल रेडिएशन या फिर सिंपली बोल एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बताओ जो कि अलग अलग एरियाज में जो कि फैली है। समझ में आ गया एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। एग्जाम्पल आपके पास इसका आ सकता है। एग्जाम्पल कैसे लर्न करोगे, देखो कैसे कर सकते हो। वेस्ट बंगाल के, सी वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरभ गांगुली, ठीक है, सुन रहे हो ना, देखो क्या कर सकते हो। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरभ गांगुली वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर, वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर का खिताब मिला। क्या मैं ट्रिक्स में सीरियसली मैंने लर्न कर दी थी, इसलिए मैं तुम्हें बताने में वो करी, तो मैं लर्न करनी हो कर लेना। क्या कर सकते हो, वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरभ गांगुली को वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर का खिताब मिला। किताब पता है ना, गिफ्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, प्राइज मिला, जो भी कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अब देखो कैसे, मैंने स्टार्ट करा वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल यहाँ से स्टार्ट करोगे, वॉम्बैट, वेस्ट बंगाल बांडीकुट के कोयला, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टर मार्सुपियल मोल, सौरभ गांगुली शुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वुल्फ। इस तरीके से तुम इसको लर्न कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एग्जांपल यहाँ से बहुत बार आ जाता है कि वेंटीरियर इंटीरियर का एग्जांपल, पहले तो डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास इस ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से कैसे लर्न करोगे, वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरभ गांगुली को वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर का खिताब मिला। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ से मैंने वॉम्बैट से शुरू करा है, WBKMS, इस तरीके से। क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आता है ये वाला डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। देखो अब ना हमने देखा यहाँ पे जो मैंने ये वाला मार्सुपियल रेडिएशन का बताया, जो कि कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल रेडिएशन का काम हुआ था। अब ना ऑस्ट्रेलिया में तो चलो ये काम हो गया। अब ना जो प्लेसेंटल मेंबर्स थे, जो मेरे पास प्लेसेंटल मेंबर्स थे, वो कहते हैं यार हम क्यों पीछे रहे, हम भी अडेप्टिव रेडिएशन शो करेंगे। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ने तो अपना काम शो कर दिया, अडेप्टिव रेडिएशन शो कर दी। प्लेसेंटल मेंबर्स बोले हम भी अपना जो है, अपना प्लेसेंटल जो अडेप्टिव रेडिएशन है हम भी शो करेंगे। अब इसको लर्न करने में तुम्हें सिर्फ एक ये वाला लर्न कर लेना, सिर्फ ये पहले वाले ये वाली टेबल लर्न कर लेना। दूसरी टेबल अपने आप ही लर्न हो जाएगी। पहली टेबल कैसे लर्न करोगे, कर सकते हो मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ, ठीक है। मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ, कैसे, देखो मैम से मोल कर सकते हो, ए से इंटीरियर करोगे। अब यहाँ पे भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है। मान लो ये वाला डायग्राम दे देंगे तो कहोगे, तो ये कहेंगे आपके पास कि ये वाला डायग्राम दे देंगे, कहेंगे आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। मैम आर यू MBBS इन और ड्रॉप। मैं अपनी स्टोरी ना वीडियो में बताऊंगी प्रज्वल, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। ओ गुड इवनिंग अपराजिता, गुड इवनिंग अपराजिता। अच्छा अभिलिप्सा, मुझे अभिलिप्सा वीडियो कहाँ से मिली थी मेरे को, मुझे बताना। अभिलिप्सा और जिया, जिया नहीं आज। अभिलिप्सा और जिया बताना एक बार मुझे, तब तक मैं आगे बताती हूँ। हेलो अपराजिता। चलो देखो, यहाँ पे मैंने बोला मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ, कैसे कर सकते हो, एम से मोल कह सकते हो, ए से इंटीरियर, माउस से भी एम कह सकते हो, लेकर को लेमर कहते हैं ना, लेमर, तो ऐसे लर्न कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस फ्लाइंग स्क्विरल, बोली से बॉबकैट, और वाओ से आपके पास वुल्फ, ठीक है। वो ओ, अच्छा ठीक है अभिलिप्सा। अपराजिता कौन सा टैलेंट, प्रज्वल मैं बताऊंगी, मैंने बोला तो अभी बताऊंगी। अच्छा रियाज ने भी देख लिया था, बड़े चालाक हो तुम तो। अच्छा सिंगिंग टैलेंट। जिस दिन कमेंट्स में ये मेरे पास 15 या 20 कमेंट्स कर देंगे ना कमेंट सेक्शन में, उस दिन। हाँ भावना सीरियसली। शिव ने भी देख लिया। अच्छा तुम इतने वो हो गए क्या, सब जाके देख गए। जिस दिन 15-20 कमेंट्स हो गए ना, उस दिन, वो भी कोई मोटिवेटिंग सॉन्ग ही, ठीक है। ठीक है, जो कमेंट करके जाएंगे वो उन्हीं को सुनने मिलेगा फिर। अच्छा प्राची ने भी देख लिया। चलो करें अब।
अच्छा, थैंक यू शिव, सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है रियाज, तुम्हें लाइव में सुनना हो ना उस दिन फिर कमेंट्स करके जाना अच्छे अच्छे, तब उस दिन, ठीक है। हाँ डोरेमी कमेंट करके जाना अच्छे अच्छे, जिससे मैं खुश हो जाऊँ बस, ठीक है। चलो अच्छा, अब आगे देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या बताया, मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ, इस तरीके से लर्न कर सकते हो। लेकर से एल करोगे, फॉरेंसिक साइंस से फ्लाइंग स्क्विरल करोगे, बोली से बॉबकैट करोगे, वाओ से वुल्फ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोल से तुम लिंक करोगे मार्सूपियल मोल से, ठीक है, मोल से करोगे मार्सूपियल मोल। एंटीरियर देखो नम्बैट, एंटीरियर से करोगे यहाँ पे नम्बैट, ठीक है। हाँ हर्ष, हाँ ऐसा ही चैनल था, ठीक है। चलो देखो, एंटीरियर एंटीरियर सेम से इसको कर सकते हो, एक जगह लर्न कर लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट जगह से लर्न करना पड़ेगा। हाँ वही कह रही, जिस दिन कमेंट आएंगे ना अच्छे अच्छे और ज्यादा, उस दिन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो फटाफट देखो, माउस से लर्न करोगे मार्सूपियल माउस, सेम लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेमर से स्पॉटेड कस्कस, अब ये लर्न करना पड़ेगा। लेमर जो एग्जांपल है स्पॉटेड कस्कस का है, कस्कस ऐसे लर्न कर सकते हो। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फ्लेंजर दूसरे से लिंक है बिल्कुल अच्छे से। अपराजिता बस हो गया। हाँ शिव यही था। चलो अब यहाँ पे दो, यहीं पे देखो फटाफट, चलो अब अपराजिता पढ़ लो आप भी। कमेंट सेक्शन से तुम्हारे अच्छे हुए मुझे ज्यादा दिखे ना, पक्का उस दिन पक्का, ठीक है। अब देखो ये भी तुम्हें लर्न हो गया, फिर उसके बाद बॉब कैट, टस्मानियन टाइगर कैट ऐसे लर्न हो जाएगा, वुल्फ से टस्मानियन वुल्फ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करना ना बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलिंक ही है ये, ठीक है। पहला एग्जांपल बताया प्लेसेंटल मैमल्स का, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वहीं से लर्न हो गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लेसेंटल मैमल्स का, प्लेसेंटल मैमल्स भी दोनों से लिंक है, मोल से मार्सुपियल मोल याद हो जाएगा, एंटीरियर से दूसरा एंटीरियर, एंटीरियर इस वाले का नाम है नम्बैट का, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल अब डायग्राम अच्छे से देख लेना, कौन सा आपके पास डायग्राम जो है वो होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, उसके माउस से कर सकते हो मार्सूपियल माउस। अब थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके चलना, ये माउस कैसा दिखता है और ये माउस कैसा है। इस माउस में देखो डिफरेंस, देखो कितना मतलब शातिर सा माउस लग रहा है ये, है ना। फिर लेमर को देखो, लेमर लर्न कर सकते हो स्पॉटेड कस्कस, इसको देखो लर्न करना पड़ेगा। इस टेबल को भी क्लास खत्म होने के बाद लर्न करने का ट्राई करना, ठीक है। बाकी ट्रिक मैंने यहाँ पे बता दी, मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली पाओ, एक लर्न कर लेना, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अडेप्टिव रेडिएशन एक मैंने देखी प्लेसेंटल वाले में, ठीक है। दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन मैंने देखी अपने मार्सूपियल्स के अंदर। तो यहाँ पे आता है जब मेरे पास सेम टाइप ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन जब मुझे अलग अलग हैबिटेट पे मिलती है, मतलब मैंने क्या बोला, प्लेसेंटा वाली मुझे कहीं पे मिल गई, ऑस्ट्रेलिया में मुझे मार्सूपियल वालों की दिख गई। तो जब मेरे पास सेम टाइम पे अलग अलग, जब हम बोलेंगे मेरे पास सेम टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन जब मेरे पास अलग अलग हैबिटेट में वर्क करती है, तो वो मेरे पास रिप्रेजेंट करती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। एनसीईआरटी में लाइन अभी दिखाऊंगी मैं ये, ठीक है। तो याद करना, जब मेरे पास सेम टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन डिफरेंट हैबिटेट्स में वर्क करती है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी से रीड करते हैं फटाफट से, देखो ऑल द वेराइटीज आइलैंड पे मैंने आपको बताया सीड ईटिंग थी, ठीक है। उसके बाद इंसेक्टिवोरस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ मार्सुपियल्स का बता दिया, एंसेस्ट्रल स्टॉक से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने ये चीजें देखी थी, ठीक है। फिर ये देखो, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in a geographical area representing the different habitats, one can call this convergent evolution। लाइन आ गई अगली, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई ना। अब तुम यहाँ पे फोकस कर लो क्लास में, ठीक है। ये हो गया मेरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। प्लेसेंटल मैमल्स का बता दिया, अडेप्टिव रेडिएशन भी शो करते हैं और किस तरह से सिमिलर चीजें आपको दिखती हैं। एग्जांपल दे रखा है प्लेसेंटल वुल्फ का और टास्मानियन वुल्फ का, एग्जांपल आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, क्लियर। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट करें, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट करें। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तुम तो मना ही करोगे, मैं करा ही देती हूँ। चलो देखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या आता है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है, दैट मींस हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जीन्स में वो देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। जेनेटिक चेंज विच इज इनहेरिटेड, हम इस बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो मेघना थापा, मेघना अभी आए हो या क्लास पहले से देख रहे थे। देखो बायोलॉजिकल में क्या होता है, हम यहाँ पे जेनेटिक चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइक डीएनए वगैरह की बात करेंगे कि एक्चुअली उनमें इवोल्यूशन कैसा हुआ है। आज के टाइम पे ना देखो, हमें पता है कि हमारा जो इवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन की हेल्प से होता है, या फिर डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं उस तरीके से होता है। लेकिन डार्विन ने जो अपनी नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी दी थी ना, डार्विन को नहीं पता था ये सब, डार्विन को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि डीएनए नाम की कोई चीज भी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इवोल्यूशन किस तरीके से इस चीज का होगा, ठीक है। अब क्या आता है ना, इसकी थ्योरीज हमारे पास दो थ्योरीज आती है। पहली थ्योरी हमारे पास आती है लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। पहली थ्योरी आती है लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मेघना पीछे से देखो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो
ठीक है, चलो देखो पहली आती है हमारे पास लेमार्क थ्योरी, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एग्जांपल है। पहली आती है लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी क्या कहती है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये कहती है कि आपके पास अगर जैसे मान लो मैं बोलूँ कि हाँ यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल ना, यहाँ पे एनसीईआरटी में जिराफ का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि मान लो ना, जो पहला जिराफ था ना, वो छोटा सा जिराफ हुआ करता था, वो ट्री तक पहुंच ही नहीं पाता था खाना खाने के लिए। थोड़ा सा अब क्या करा जिराफ ने ना, अपने लाइक नेक को एक्सटेंड करने की कोशिश करी, जिससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर एक्सटेंड करने की कोशिश करी, जिससे कि अब वो जो है पेड़ के पास पहुंच जाता था और फिर अपना वो जो भी हमने वेजिटेशन वगैरह था वो खा लेता था, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब ना आपके जो लेमार्क था, लेमार्क साइंटिस्ट का नाम है, लेमार्क ने बोला कि ना क्या होता है एक्चुअली, जो भी आपके पास जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर, अब ये देखो अब जिराफ जो था वो बोर्न तो ऐसे हुआ था, जिराफ ने जब बर्थ लिया था, जन्म लिया था, तो जिराफ ऐसे आया था। लेकिन लाइफ टाइम में, अपने लाइफ में आगे जाते जाते जो था, जिराफ ने ऐसा कुछ वो जिराफ जो था उसने अपनी नेक जो है वो लंबी कर ली, ठीक है। तो दैट मीन्स उसने ये कैरेक्टर एक्वायर करा है। जेनेटिक तो नहीं है ना उसका कैरेक्टर, उसने ये कैरेक्टर कैसा करा, उसने ये कैरेक्टर को एक्वायर करा है, अपने लाइफ टाइम के चलते चलते ये लिया है। लेकिन लेमार्क ने बोला कि, लेमार्क बोलता कि ना, अगर कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, कोई भी इंडिविजुअल अगर कभी लाइफ में मान लो कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर कोई भी चीज एक्वायर कर रहा है, तो वो चीज जो है ना आपकी इनहेरिटेंस में जाएगी। मान लो आपको कोल्ड हो गया, तो ऐसा है कि फ्यूचर जनरेशन, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको भी कोल्ड हमेशा पूरी जिंदगी रहेगा। तो लाइक लेमार्क ने ऐसे बोला कि कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर आपकी बॉडी में अगर आ जाता है, तो वो आगे इनहेरिटेंस उस चीज का होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। और दूसरी चीज लेमार्क ने क्या बोली? यूज एंड डिसयूज। जैसे कि आप अपने माइंड का जितना यूज करोगे, आप अपने माइंड का जितना यूज करते हो उतना अच्छा है, बाकी नहीं करोगे तो फिर क्या भर जाता है आपको पता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे यूज एंड डिसयूज, उसने बोला कि अब जैसे यहाँ पे जिराफ का एग्जांपल है, ठीक है, लेमार्क ने बोला कि जो जिराफ होता है वो अपनी नेक को यूज कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, अपने कैरेक्टर को वो बढ़ाता जा रहा है, अपनी आगे आगे चीजें वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे, तो वो ऑर्गन जो है सप्रेस, उसका सप्रेशन हो जाएगा और आगे इनहेरिटेंस उसका नहीं होगा। ये बात बोली किसने? आपके पास लेमार्क ने। लेकिन इस थ्योरी को ना डिसअप्रूव कर दिया किसने? वेस्टमैन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम था अगस्त वेस्टमैन। अगस्त महीने वाला जो मंथ वाला होता है वही वाला, ठीक है। अगस्त वेस्टमैन साइंटिस्ट आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने डिस्कार्ड किया था लेमार्क की थ्योरी को? तो क्वेश्चन आता है कि जो वेस्टमैन साइंटिस्ट आए, उन्होंने ना डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसने मना कर दिया। उसने क्या करा? उसने डिसअप्रूव करने के लिए क्या किया? उन्होंने ना माइस लिया, उन्होंने एक चूहा लिया, ठीक है, उन्होंने चूहा लिया, चूहे की ना उन्होंने टेल काट दी, ठीक है, चूहे की उन्होंने टेल काट दी। देख के, वाह अनीश वाह, ठीक है, क्लास छोड़ के पहले देखने चले गए। क्लैपिंग कर दो अनीश के लिए सब। चलो देखो, तो क्या था ना, माइस वेस्टमैन ने क्या करा, चलो ठीक है, देखो देखो अब क्या था ना, माइस था हमारे पास, वेस्टमैन ने क्या करा, वेस्टमैन ने ना माइस की ना टेल को कट कर दिया। अब ये भी तो एक तरह से एक्वायर्ड कैरेक्टर ही तो है ना, एक्वायर की है, मतलब हमने ये तो ना था, चूहा था वो पैदा ही ऐसे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ना, जो चूहा था वो एक पैदा ही कैसे हुआ, यहाँ पे माइस की हमने टेल कट किया, तुम डिस्ट्रैक्ट कर दिया बिल्कुल। चलो देखो, माइस की ना टेल काट दी, ठीक है। अब ना जब उसने ना बेसिकली वेस्टमैन ने ना 21 मतलब 21 जनरेशन तक जो है ना माइस, जो वेस्टमैन था उसने ऑब्जर्व करा कि एक्चुअली माइस में, हम आगे आगे देखते हैं कि माइस में आगे आगे भी ऐसा कैरेक्टर मीन्स जो टेल है वो आगे वाले माइस के पास आ रही है या फिर नहीं आ रही, वो माइस ने, वेस्टमैन ने ऐसा देखा। मैं पागल हो जाऊंगी, तुम्हारे कमेंट्स में बंद कर देती। चलो, अब क्या था ना, तो माइस जब नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो माइस था ना वो अभी भी टेल के साथ, मतलब माइस के पास ही थे ना, वो टेल अभी भी आ रही थी, ठीक है। फिर क्या करा, जो वेस्टमैन था उसने बोला कि चलो एक बार तो चलो टेल आ गई नेक्स्ट जनरेशन में, मैं एक काम करता हूँ, दोबारा टेल को कट कर देता हूँ। जब नेक्स्ट जनरेशन हमने ऑब्जर्व करी, तो अभी भी हमें क्या दिखा, जो नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो टेल के साथ आ रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेस्टमैन ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्वायर कैरेक्टर अभी लाइफ टाइम में कोई एक्वायर कैरेक्टर अगर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस चीज का इनहेरिटेंस होगा ही होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला वेस्टमैन ने, इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया और उसने अपनी एक नई थ्योरी दी। नई थ्योरी उसने दी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म की। जर्म प्लाज्म रिलेटेड है आपके पास गेमीट्स के, ठीक है। वेस्टमैन ने बोला कि ऐसी कोई भी चेंज अगर आपके पास गेमीट्स में, जब तक ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा, तब तक वो आगे कैरेक्टर इनहेरिट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। बेसिकली जो वेस्टमैन था उसने बोला कि जो भी सोमा क्लोनल वेरी, सोमैटिक सेल्स आपको पता है नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, तो वेस्टमैन ने बोला जो भी आपके पास वेरिएशन अगर सोमैटिक सेल्स में आ रही है, तो वो चीज कभी भी इनहेरिट नहीं होगी, हमेशा वो चीज इनहेरिट होगी जो कि आपके पास गेमीट्स में कोई वेरिएशन आ रहा है वो चीज इनहेरिट होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने बोल दिया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्लियर? चलो मैं 2 मिनट वेट करो, तुम जाके देख लो, ठीक है, मैं 2 मिनट मैं बैठ जाती हूँ, तुम वीडियो देख लो, ठीक है। बेसमेंट की थ्योरी सबको समझ आई, फिर डार्विन की थ्योरी करनी है, लास्ट टॉपिक रहेगा ये नेचुरल सिलेक्शन वाला, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आती है यहाँ पे बात डार्विन थ्योरी के नेचुरल सिलेक्शन की। आपने मैंने डीपीपी के अंदर क्वेश्चन भी दिया था, डार्विन की थ्योरी वाला किसने दिया था, वहां तो सबने मार्क कर दिया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो डार्विन ने दी थी, यहाँ तक ठीक था, ठीक है। अब क्या था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ना माल्थस का जो डार्विन था, अब देखो यूट्यूब वगैरह पे टीचर्स या फिर टीचर्स तो नहीं, चलो
जो भी रील वगैरह बनाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, तो उनसे ना इन्फ्लुएंस सभी बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सिमिलर ना जो डार्विन था ना, डार्विन भी ना इन्फ्लुएंस हो गया था किसकी थ्योरी से, माल्थस ने, जो थॉमस माल्थस साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट के नाम दोबारा बोल रही हूँ अच्छे से, कि साइंटिस्ट का नाम अच्छे से लर्न कर लेना। थॉमस माल्थस साइंटिस्ट थे, उनके वर्क से ना इंस्पायर हो गया था, ठीक है, उनके जो था उनके वर्क से ना इंस्पायर हुआ था कौन, आपका डार्विन। डार्विन किसके वर्क से इंस्पायर हुआ था, माल्थस के वर्क से। अब बात आती है कि माल्थस ने एक्चुअली ऐसा क्या बोला था। माल्थस ने ना काम किया था पॉपुलेशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ छोटा छोटा लिख भी रखा है, रॉट एसे ऑन पॉपुलेशन। जो माल्थस साइंटिस्ट थे, थॉमस माल्थस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना पॉपुलेशन के ऊपर एक एसे लिखा था। उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि पॉपुलेशन हमारे पास ना बढ़ती रहेगी। उन्होंने एक बात मान ली कि ठीक है पॉपुलेशन जो है ना आपके पास बढ़ती रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक तुम्हारे पास रिसोर्सेज जो है वो पूरे हैं, ठीक है। उसने बोला कि ना चलो ज्योमेट्रिक थ्योरी में तुम्हें क्या बताऊं, चलो उसके बारे में छोड़ो, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आएगा 11th क्लास में। फिलहाल ये समझो आपके पास माल्थस साइंटिस्ट ने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, लेकिन एक टाइम पे आके जो पॉपुलेशन है वो रुक जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी भी आपके पास अवेलेबल रहते ही नहीं है, ऐसा बोला था माल्थस ने, ठीक है। अब माल्थस के वर्क से ना जो डार्विन साइंटिस्ट थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे। तो डार्विन ने ना उनकी थ्योरी की चोरी करके थोड़ी थोड़ी उन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने डाल दिया। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि सारे इंडिविजुअल जो होते हैं वो हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं तभी हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, वही चोरी करके उन्होंने एक पॉइंट अपना यहाँ डाल दिया। फिर उन्होंने बोला स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि भाई मैंने आपको क्लास में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीट्स आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो दिन रात, ठीक है। अभी तो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा, पढ़ाई के लिए भी नहीं कर रहा, ठीक है। उन्होंने बोला कि ना स्ट्रगल एक्चुअली करते हैं जो लोग होते हैं, और एट दी एंड कौन जी पाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिसने अच्छे से पढ़ाई की होती है वही आपके पास जो है एट दी एंड जो है वो अच्छे से सीट को निकाल के लेके जाता है ना। तो यही उसने बोला, नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी ने, डार्विन ने यही चीजें बात करी कि रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा लोग जो है पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज लेकिन आने वाले टाइम पे लिमिटेड है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल भी किस तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल सेम स्पीशीज के बीच में जो स्ट्रगल होता है, लड़ाई जो हम कह सकते हैं वो होती है। इंटर स्पेसिफिक जैसे कि दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में वो स्ट्रगल। अब स्ट्रगल दो तरह के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है आपको बता दिया। फिर उसमें होती है वेरिएशन, जैसे मान लो किसी बीच में कोई स्ट्रगल हो गया, वेरिएशन। अब जो बच्चा यहाँ पे जो है लाइक जो ज्यादा वेरिएशन अपने अंदर शो करेगा कि कोई इस मॉड्यूल से, कोई अच्छे मॉड्यूल से पढ़ रहा है, कोई अच्छे क्वेश्चन कोई अच्छी बुक से फॉलो कर रहा है, तो जो अपने अंदर ज्यादा अच्छी वेरिएशन दिखाएगा उसी की जो है सीट निकल के जाएगी एट दी एंड आपकी नीट में। तो ये सारी जो थ्योरी थी आपकी किसने बोली, नेचुरल सिलेक्शन की, इसने डार्विन ने बोली। अब डार्विन ने ना एक और चीज ऑब्जर्व करी, वो थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। डार्विन ने बोला, डार्विन ने ऐसा ऑब्जर्व करा कि ना मेरे पास आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे इनैस्कुलेशन करते थे, बैगिंग करते थे। तो डार्विन ने ना ऐसी चीज ऑब्जर्व करी कि जो इंसान है वो नेचुरल सिलेक्शन जो वो सॉरी आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो कर पा रहे हैं। कैसे कि अगर मान लो किसी फार्मर को एक प्लांट पसंद आया तो वो बोले फार्मर जो है उस प्लांट को आगे आगे ग्रो करा देता है, बाकी को मार देगा, जैसे भी जो भी चीजें करेगा। तो डार्विन ने देखा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन अगर प्लांट्स में काम कर रही है तो एनिमल्स में भी, मैं क्यों पीछे हटूं, मैं एनिमल्स में भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाली थ्योरी को मैं लगवाऊंगा। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डार्विन ने क्या बोला कि अगर मान लो मेरे पास जो इंसान है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्लांट्स के अंदर कर सकते हैं, तो डार्विन बोला एनिमल्स के अंदर आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है वो नेचर क्यों नहीं कर सकता। कि नेचर ऐसा क्यों है कि नेचर अपने जो नेचर है वो वेरिएशन क्यों नहीं ला सकता। अगर इंसान प्लांट्स के अंदर कर सकते हैं तो नेचर क्यों पीछे हटे, नेचर भी तो वेरिएशन ला सकता है ना। तो यही थ्योरी जो थी वो नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन ने बोली, ठीक है। अब क्या आते क्वेश्चन आते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, कि डार्विन ने बेसिकली क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स दिए। दो की कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पास डार्विन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दो, यही से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है की कॉन्सेप्ट्स क्या है। पहला की कॉन्सेप्ट आता है ब्रांचिंग डिसेंट, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को। कहने का मतलब मान लो एक स्पीशी है, ठीक है, एक स्पीशीज से मान लो आपके पास बहुत ज्यादा स्पीशीज आई, फिर इससे मान लो और स्पीशीज आई, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का मतलब वही हो गया। तो यहाँ पे डार्विन ने बोला कि अगर आपको लाइक की कॉन्सेप्ट, उसने एक की कॉन्सेप्ट दिया, इसके पहले की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, इसने रिप्रेजेंट करा पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को। दैट मीन्स अगर मान लो इसमें कोई चेंज आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दैट मीन कोई वेरिएशन हुई है, वही वेरिएशन आपकी आगे गई। इसमें कोई वेरिएशन आई तो वही आपके पास वेरिएशन आगे वाली फ्यूचर जनरेशन में गई। पहला उसने ये बताया ब्रांचिंग डिसेंट। पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को वो रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर क्वेश्चन आ गया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या, फिर उसके बाद सेकंड की कॉन्सेप्ट था आपके पास नेचुरल सिलेक्शन का। ये जो आपके पास की कॉन्सेप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। कि इवोल्यूशन आपने बता दिया, वेरिएशन ऐसे आता है ऐसे आता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो पूरा अगर कोई मैकेनिज्म कोई चीज रिप्रेजेंट करेगी तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन वहां पे रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। डार्विन बेसिकली कहता है जो इवोल्यूशन होता है वो वेरिएशन की वजह से होता है। हुगो डी व्रीज आके साइंटिस्ट जो है वो दोनों बीच में लड़े, अभी लड़ाइयाँ होंगी, उन दोनों की डिबेट्स होंगी। वो कहेगा, जो हुगो डी व्रीज है वो कहेगा नहीं म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, डार्विन कहेगा नहीं वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, चलो अब बात आती है यहाँ पे, लेकिन ना नया, अब डार्विन ने ना नया कॉन्सेप्ट दिया। डार्विन ने नया कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, वेरिएशन। डार्विन ने बोला कि ना बेसिकली क्या होता है ब्रांचिंग डिसीजन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया। डार्विन ने बोला कि ना कुछ ऐसी वेरिएशन होती है, और ये वेरिएशन जो होती है वो इनहेरिटेबल होती है। इनहेरिटेबल कैसी होती है, अगर मैं आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पे हमने चीज पढ़ी थी एक, बेसिकली डार्विन ने बोला था कि फिटनेस जो आपके पास जो फिटनेस होती है वो रिप्रोडक्टिव होती है, और अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी तो डेफिनेटली वो आगे फ्यूचर जनरेशन में जाएगी। तो डार्विन ने बोला जो वेरिएशन होती है वो इनहेरिटेबल होती है, दैट मीन्स फिटनेस पे बेस्ड करती है, दैट मीन्स आगे वाली जनरेशन पे जाती है। ये किसने बोला? डार्विन ने बोला, अपने उसने एक न्यू कॉन्सेप्ट उसने दिया। ठीक है, लेकिन डार्विन के ना यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ गया कि डार्विन ये नहीं बता पाया कि एक्चुअली वेरिएशन आती कैसे है। डार्विन का ड्रॉबैक आ गया, डार्विन ये नहीं बता पाया कि एक्चुअली जो वेरिएशन होती है वो आती कैसे है। अब बात आती है, अब देखो डार्विन ने इतनी सारी चीजें बता दी, नेचुरल सिलेक्शन बता दिया कि नेचर जो है वो सिलेक्ट करता है। कैसे सिलेक्ट करता है? जैसे कि मान लो जिराफ का एग्जांपल था, वहां पे उसको नेचर ने सिलेक्ट किया ना, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया सो दैट वो अच्छे से कर पाए। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, देखो जैसे एग्जांपल यहाँ देती हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल प्रीति अनीश, हाँ प्रीति, चलो देखो प्रीति अनीश डोरामी, पहले यही है, देखो अनीश प्रीति और डोरामी, ठीक है, तीन है। मान लो मैंने बोला यहाँ पे अनीश की जो है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैंने बोला बायो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्रीति की मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसकी स्ट्रॉन्ग है। प्रीति की मैंने बोला फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी गंदी है, लेकिन मैथ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डोरामी की मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो गंदी है। ठीक है, मान लो मैंने बोला ऐसे बायो गंदी है, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक है। तो अब क्या है ना, अब मैंने बोला जो नेचर है वो सिलेक्ट करेगा। नेचर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलो, यहाँ पे नीट का एग्जाम्पल लेके चलो, नीट का। अब नीट किसको सिलेक्ट करेगा? नीट डेफिनेटली अनीश को सिलेक्ट करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसकी तीनों की अच्छी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ जेई, जो जेई का एग्जाम सबको पता है, वो किसको सिलेक्ट करेगा? वो सिलेक्ट करेगा आपके पास यहाँ पे प्राची को, क्योंकि यहाँ पे इसकी बायो को तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिलेक्ट करेगा जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल कह सकती हूँ, यहाँ पे नेचर ने सिलेक्ट करा कि एक्चुअली फिट कौन है। ठीक है, जैसे नीट के लिए फिट ये है, ठीक है, प्राची जो है वो अनफिट है किसके लिए? नीट के लिए, लेकिन जेई के लिए वो अच्छी है। और अगर डोरामी की बात करें तो वो प्राची जो सॉरी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो कर लेगी, लेकिन बायो अभी भी वो थोड़ी सी अनफिट है। ठीक है, अभी वो अनफिट है। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं कि जो नेचर है वही आपकी फिटनेस को सिलेक्ट करके चलता है, और वही फिटनेस जो होती है वो इनहेरिट होती है। कैसे इनहेरिट होती है? क्योंकि फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, वर्ड जो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। क्लियर? बताओ क्लियर हुआ? बताओ। फिर एनसीईआरटी से रीड करेंगे। अटेंडेंस मार्क जिसने नहीं की फटाफट से करो। प्राची डोरामी बाकी, ठीक है, भावना बिलिप्सा शिव मेघना प्रीति, ठीक है, चलो। अब देखते हैं, देखो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन ऑब्जर्व करा। डार्विन ने ना एक और चीज देखी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज डिपेंड करती है लाइफ स्पैन के ऊपर। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन छोटा सा है, तो जो बैक्टीरिया है ना वो फटाफट से ग्रो कर जाता है। हमारा इंसानों का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मान के चल सकते हैं उनसे तो बड़ा है ना। तो हमारी जो अगर हमारी नई स्पीशीज जब आएंगी तो वो धीरे धीरे आएंगी, अगर हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो। और आपको पता होगा कि जो नई स्पीशीज जब आती है वो हमेशा कैसी आती है, लाइक अगर मैं सिंपली बोलूँ, जब मेरे पास ना एक्यूमुलेशन, जब मैं बोलूँ मेरे पास मान लो एक वेरिएशन, मान लो मेरे पास आई, ठीक है, एक वेरिएशन आई, तो मैं ये नहीं कह सकती एक वेरिएशन से मेरे पास नई स्पीशीज बन गई, ऐसा नहीं होता। जब मेरे पास एक्यूमुलेशन हो जाता है बहुत सारी वेरिएशन का, तब जाके मेरे पास जो नई स्पीशी है वो बनती है। अब बात करते हैं इसकी कि लाइफ स्पैन पे कैसे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है बैक्टीरिया का, ध्यान से सुनो। बेसिकली क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, उन्होंने ना एक कॉलोनी ली, मान लो एक कॉलोनी ली, ठीक है, इस कॉलोनी पे उसने कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कराया। फिर क्या करा ना उसने, इन बैक्टीरिया को क्या करा, दूसरी कॉलोनी में रख दिया, और इस वाली कॉलोनी में ना कुछ अच्छे पहले जैसे कंडीशन नहीं थे जो कि आपको ए में मिल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ना बी वाली कंडीशन में कुछ देखा, तो उन्होंने बाद में ऑब्जर्व करा कि जो जितने बैक्टीरिया मेरे पास ए वाली कॉलोनी में ग्रो कर रहे थे, अब मेरे पास बी में सिर्फ थोड़े से ही कॉलोनी में थोड़े से ही जो है वो ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आई है, और वेरिएशन, अब मान लो मैंने बोला बी में मेरे पास जो है अच्छी खासी वेरिएशन जो है वो आ गई। अब क्या है ना, बी वाला जो है उसमें वेरिएशन आ गई, अब बी वाले में वेरिएशन आगे आगे क्या होती जाती है, एक्यूमुलेशन उनका वेरिएशन का होता जाएगा, और जैसे जैसे एक्यूमुलेशन वेरिएशन का होता जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास एक नई स्पीशीज बन जाएगी। और ये मेरे पास कब हो गया? ये कुछ दिनों में ही ऐसा मेरे पास हो गया था। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पैन है बहुत ज्यादा कम होता है। अगर मैं मान लो इसी चीज को मैं ह्यूमन के सेल्स के ऊपर करूं तो महीनों सालों सेंचुरीज लग जाएंगी। तो इसलिए डार्विन ने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू स्पीशीज का जो है वो लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो फिट है, फिट कौन है, बी है या फिर ए है? तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए बी। जो बी वाला है वो ज्यादा फिट है। क्यों है? क्योंकि अगर देखो बी वाले में हमने कंडीशन चेंज सारी की सारी कर दी, लेकिन फिर भी जो बी वाला है वो अभी भी जी तो पा रहा है ना,
टेस्ट हो ना सारे के सारे मर गए, ऐसा नहीं हुआ ना, बी वाला अभी भी जी तो पा रहे हैं। तो आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है वहाँ पे कि आपके पास फिटेस्ट कौन है, तो आपका आंसर वहाँ पे होना चाहिए बी वाला जो है मेरे पास वो ज्यादा फिटेस्ट है। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं, फिर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी देखो फटाफट से, देखो evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic। देखो कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास हॉर्स है, काऊ है, कोई भी है, तो ये ऐसी ऐसी लाइक अलग अलग चीजें क्यों बनी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स सबको पता है डीएनए आरएनए होता है। तो वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा लाइक सब ऑर्गेनिज्म में दिखती है जिसकी वजह से नए नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो आते हैं। फिर देखा एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। फिर वही एग्जांपल की रेट नया लाइफ साइकिल जब आएगी वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो माइक्रोब जो होते हैं वो डिवाइड जो फटाफट करते हैं उनको सालों लग जाएंगे आपके पास डिवाइड करने में, है ना। फिर लिख रखा है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ए का हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म ऑफ यूटिलाइजिंग अ फीड कंपोनेंट, वही खाने के उस पर डिपेंड करें कि जो न्यूट्रिशन जितना होगा वो दोबारा उसमें ग्रो कर पाएंगे। मीडियम की इनफैक्ट वो बात कर रहे हैं। अ चेंज इन द मीडियम, अगर मान लो मीडियम की कॉम्पोजिशन चेंज कर दो जैसे कि बी में, तो क्या होगा वो नए कंडीशन में जो रह पाएगा वही आपके पास फिटेस्ट जो है वो माना जाएगा। फॉर द सेम थिंग टू हैपन, अगर मान लो मैं फिश या फिर फाउल या फिर अपने ह्यूमंस की बात करें, तो ये अगर जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है सालों लग जाएंगे अगर हम ह्यूमंस वगैरह में करें तो। ठीक है, फिर ये देखो भाई लिख रखा है फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है सी, हैंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। अब यहाँ पे एक जेनेटिक बेसिस तो होना चाहिए ना, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक बेसिस कहने का मतलब वही बात हो रही है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात हो रही है जो कि डार्विन ने दिया था। जेनेटिक बेसिस कैसे कि भाई रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जो फिटनेस है वो आगे जा पाएगी, अदरवाइज नहीं जा पाएगी। तो अगर मैं पूरे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की बात करूँ तो वो सारे के सारे किस पे बेस्ड है, जेनेटिक पे बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है देयर इज अ जेनेटिक बेसिस। ठीक है, अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडैप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कैसे मैंने आपको बताया, ए कॉलोनी थी, बी कॉलोनी थी, बी वाले में मैंने गंदा एनवायरनमेंट दिया, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है एडवर्स एनवायरनमेंट मैंने दिया। बी वाले में मान लो मैंने बात करी मेरे पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था, गंदा सा एनवायरनमेंट था, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ लिख रखा है अनदर, मैं दूसरी चीज क्या कह सकती हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म मेरे पास बेटर सर्वाइव कर जाएंगे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी, ठीक है, हॉस्टल एनवायरनमेंट में भी जो ग्रो कर जाएंगे वही मेरे पास एट द एंड बेटर निकल के आते हैं, वही मेरे पास आगे जाके नेचुरल सिलेक्शन कर पाते हैं और उन्हीं में आगे जाके रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो इनहेरिट होती है। ठीक है, फिर यहाँ लिख रखा है अडैप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस नो में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन कि जो अडैप्टिव एबिलिटी होती है वो इनहेरिट होती है या नहीं होती। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखो जैसे मान लो मैंने बोला बी वाला था, जो बी वाला था उसने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, एडवर्स कंडीशन में भी इसने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, और अगर इसने अडैप्ट कर लिया तो ये जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन में वही वाली वेरिएशन आगे जाके दे पाएगी ना, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अडैप्टिव एबिलिटी थी ये इनहेरिट हुई। क्यों इनहेरिट हुई, आगे जाने वाली पॉपुलेशन में ये चीज इनहेरिट हुई, इट हैज अ जेनेटिक बेसिस क्योंकि इनहेरिट हुई है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन के फिटनेस क्वेश्चन आता है क्या है आपके पास एंड रिजल्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे फिटनेस। समझ में आ गई होगी ना लाइन वाली, फिटनेस एंड रिजल्ट कैसे है, क्योंकि फिटनेस जो होती है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, हमें डोले शोले वाली फिटनेस नहीं देनी देखनी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस आपकी इनहेरिट आगे जाके होती है, वो ही कहने का मतलब है। फिर की कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। फिर क्वेश्चन आता है लेमार्क, लेमार्क की थ्योरी ऊपर आप बता दी, यूज एंड डिसयूज वाली पढ़ लेना उसको ध्यान से। तो लेमार्क कौन थे, क्वेश्चन आता है तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए आपके पास कौन होता है, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। लेमार्क कौन था, फटाफट से कमेंट्स में लिखो, फ्रेंच नेचुरलिस्ट था लेमार्क। ठीक है, तो ये देखो वही लिख रखा है, जिराफ का एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इज एवोल्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आता है इज ऑन द सक्सेस, देख लेना, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी। अब आपके पास ना क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन को आप प्रोसेस कहोगे कि इवोल्यूशन चल रहा है, या फिर आप इवोल्यूशन को कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कहोगे कि प्रोसेस हो गया उसका रिजल्ट कहोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये देखो यहाँ लिख रखा है सी, जब आप स्टोरी बताओगे इस वर्ल्ड की तो आप इवोल्यूशन को बोलोगे प्रोसेस है। आप इवोल्यूशन को प्रोसेस कब बोलोगे, जब आप रिप्रेजेंट, जैसे मान लो आपको चावल बनाना है, ठीक है, आप चावल बना रहे हो, प्रोसेस जो आप कर रहे हो ना उसको हम कहेंगे कि हाँ आपका जो है वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर आपके चावल बन गए तो वो क्या है, उस चीज का एंड रिजल्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि जब आप डिस्क्राइब करोगे पूरी स्टोरी को तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका इवोल्यूशन को, और जब आप रिप्रेजेंट करोगे कि आपकी इस पूरी अर्थ पे लाइफ कैसे आई वो रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन को। दोनों टर्म्स को अलग अलग करके चलो कि आपके पास इवोल्यूशन प्रोसेस आप कब बोलोगे और आप उसको कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कब बोलोगे। ठीक है, जब लाइफ ओरिजिनेट होगी तो वो कॉन्सिक्वेंस बन जाएगी, जब इवोल्यूशन पूरे का पढ़ोगे तो वो आपके पास एक प्रोसेस की तरह बन जाएगा। ठीक है, फिर आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो सी, थॉमस माल्थस का काम देखो, थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर काम करा, आपको मैंने बता दिया, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है उसने ऐसा बोला। ठीक है, फिर उसने बोला कि यहाँ पे देखो कि जो एक्सपोनेंशियली आपकी पॉपुलेशन ग्रो करती जाएगी, लेकिन कब तक कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्सेज एक टाइम पे आके लिमिटेड हो जाएंगे। ही एजर्टेड द वेरिएशन व्हिच आर इनहेरिटेबल एंड व्हिच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, की जो अच्छे से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे, जो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, जो अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर भी, वही एट द एंड फिट कहलाएगा, और जो फिट कहलाएगा वही अपने आप को आगे जाके इनहेरिट आगे जाके कर पाएगा। ठीक है, खत्म हो गया, यस बताओ।
मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये मुझे रिकॉम्बिनेंट वाला बताना था, बट मैं इसको बता दूंगी, ठीक है। मैं बना के भी लाई थी इसके, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वाला फिर हम इसको नेक्स्ट में करेंगे। बताओ समझ में आ गया? कमेंट्स करके जाना सब लोग, ठीक है। बताओ पहले बात तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कमेंट सब करके जाना, ओके। एंड अटेंडेंस तुमने मार्क करी थी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू करेंगे अनीश, ठीक है। अभी वैसे एक क्लासेस में लगेगी, ओके। चलो, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके जाना सब लोग, ठीक है। सब करके जाएंगे कमेंट्स, ओके। ठीक है, यू कैन लीव नाउ, ठीक है।